नमस्कार दोस्तों, मैं शरद वर्मा विज्ञान धर्म आईएएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में आपको विज्ञान और ज्योग्राफी का मिक्स के साथ पूरा वीडियो विद डिटेल के साथ पढ़ाया था, जिसमें मैं अभी अपना पहला टॉपिक ही चल रहा हूं, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके कई सब पार्ट में है, जिसमें मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और दूसरे लेक्चर में हो चुका है भू संचलन। और आज हम आपको पढ़ाएंगे चट्टान और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। मैं आपको वो सारा सब्जेक्ट, सारे पार्ट्स कवर करवाऊंगा जो कि यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसको करंट या सुर्खियों के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है अभी भी प्रेजेंट टाइम पे। मैं अब धीरे धीरे इसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐड करूंगा और बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पुटअप कर रहा है, और साथ ही साथ कुछ मेंस के भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इससे ये होगा कि समझने में भी आसानी हो जाएगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको हटाना है पॉइंट से, किसको शामिल करना है, ये सब देखना है। क्योंकि किसी भी चीज के पीएचडी करने के लिए तो आए नहीं है, हमको चाहिए यूपीएससी क्लियर करना है और वो हमारा अधिकार है, उसे हम छीन के रहेंगे। तो किसी भी तरह से हमको इसमें आगे बढ़ना है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के क्लास में। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको चट्टान। जैसा कि आप हमेशा घर बाहर कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, उसमें कभी चट्टान को भी देखते हैं, मिट्टी गोलास्म के रूप में कभी दिखेगा, कभी बजरी के रूप में दिखेगा, फिर वही टूटते टूटते सैंड, सिल्ट, क्ले और लास्ट में मड, जिसमें कभी आप बरसात में जाइए तो आपका पैर फंस जाता है या उसमें दलदलीय क्षेत्र भी क्रिएट हो जाता है। तो ये चट्टान आखिर इसकी संरचना तैयार कैसे होती है, कैसे ये बनता है, क्या क्या इसमें तत्व होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, चट्टान से आप क्या समझते हैं, रॉक्स, और ये कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका आर्थिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, और साथ ही साथ उन पर मौसमी दशाओं का क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये सारे चट्टान किस प्रकार एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चट्टान ये एक प्रकार के खनिज तत्वों से, उनके मिश्रण से तैयार होता है, निर्मित होता है चट्टान। अब खनिज तत्व वो क्या होता है, खनिज तत्व जैसे कि कार्बनिक, अकार्बनिक जो तत्व होते हैं, जिनमें परमाणविक जो घटनाएं होती हैं, परमाणविक या उसमें भौतिक क्रियाएं जो होती हैं या रासायनिक क्रियाएं, इनके संयोग से जिस तत्व का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, खनिज। और इन खनिजों के मिश्रण से जिसका निर्माण होता है, जिस तत्व का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चट्टान, यानी रॉक्स। अब चट्टान कई खनिजों के संयोग से भी बन सकता है, मिश्रण से भी बन सकता है, या एक सिंगल उसमें तत्व भी हो सकते हैं खनिज के, मतलब कई तत्वों के निर्माण से हो सकता है। अब इसमें आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल पूछ लिया जाता है, सैलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें चट्टान को जो होता है उसकी जो विशेषताएं हैं,
उनका जो महत्व है, कैसे वो निर्मित हुआ है, उस आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और जिसमें उनकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के द्वारा वो तैयार होते हैं, इसका पूरा विवरण इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो क्या आप जानते हैं, जब ये धरती बनी थी और सबसे पहले जो चट्टान बना था वो कौन सा रहा होगा? गैस करिए, आग्नेय रहा होगा या अवसादी रहा होगा या कायांतरित रहा होगा? बताइए। तो उसमें जो सबसे पहले चट्टान निर्मित हुई थी वो थी आग्नेय चट्टानें। कौन सी? आग्नेय। इसीलिए इस चट्टान को जनक चट्टान भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, मैं अभी आपको उसका पूरा विवरण दूंगा। तो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ज्वालामुखी को जो उसके बारे में है, कैसे वो बनता है, कितने टाइप का होता है, उसमें किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो रहा होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला होगा उसमें मैं बताऊंगा पूरा डिटेल इसका। अनाच्छादन प्रक्रिया, डिनोटेशन, जिसने भी मेरा लेक्चर 2 अटेम्प्ट किया होगा उसमें मैंने डिनोटेशन की पूरी प्रक्रिया बताई थी कि बहिर्जात बल के कारण एक ऐसा प्रक्रम होता है अनाच्छादन, जिसमें भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का जो चट्टानों का जो अपर्दन होता है, फिर उनका जो रूपांतरण होता है, उस पूरी क्रिया से तैयार होता है अनाच्छादन, जिसमें 3 स्टेप से वो चलता रहता है। एक होता है अपक्षय, जिसे वेदरिंग मैंने बताया था, इसे अपक्षय को वेदरिंग कहा जाता है। एक होता है अपर्दन और एक होता है वृहत क्षरण। अब इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनाच्छादन की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रक्रिया सम्मिलित होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने कल ही पुटअप आपसे किया था कि अगर आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अनाच्छादन की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, कि उसमें जो भी क्षरण हो रहा है या जो भी विघटन हो रहा है वो किस कारणों से, जैसे कि हो गया भौतिक या हो गया रासायनिक या जैविक, इनकी वजह से जो क्षरण हो रहा है वो कौन सी प्रक्रिया के तहत होता है? इन 3 में, अपक्षय, अपर्दन और वृहत क्षरण में। तो राइट आंसर होता है उसका अपक्षय। ओके, यानी कि वेदरिंग, जिसमें मौसमी परिघटनाएं वर्क कर रही होती हैं। ये एक क्वेश्चन ये बन चुका है, और इसमें अगर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल, जैसे कि ये पूछा जाएगा, अनाच्छादन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? अनाच्छादन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? मृदा के निर्माण में इनकी विधियों की व्याख्या करिए। तो इसमें आपको उसके वो सारे पॉइंट को कवर कर देना है, कैसे उसमें सारी घटनाएं होती हैं, किस प्रकार असंगठित चट्टानों का विघटन होता है, किस प्रकार मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है, ये सब उसमें बताना होता है। और साथ ही साथ उसमें किस प्रकार का स्थानांतरण होता है उसका भी इसमें जिक्र किया जाता है। तीसरा होता है अत्यधिक ताप और दाब की वजह से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो होता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। नाम से जाइए, कायांतरित या रूपांतरित, यानी कि रूप का जिसका चेंजेस हो रहा है वो होता है रूपांतरित चट्टान। अब कैसे? या तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से तैयार जो अग्नेय चट्टाने हैं, या तो उनका चेंजेस हो रहा होगा, या तो अवसादी चट्टानों में जो भौतिक और भूभौतिकी क्रियाएं हो रही हैं, जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और उनसे जो
नया चट्टान निर्मित हो रहा है उसको भी, उससे भी कायांतरित रूप या रूपांतरित चट्टान तैयार होता है। उसका भी मैं आपको एक बकायदा फ्लो चार्ट के जरिए बताऊंगा किस प्रकार टेम्परेचर और दाब का उस पर असर पड़ रहा होता है या किस प्रकार अपर्दन का असर पड़ रहा होता है। ये मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, जिसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा रहा है और मेंस में भी पूछा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं चट्टान के प्रकार, ये ब्लैक कलर में जो आप एक चट्टान देख रहे हैं ये कौन सी है? ये है आग्नेय चट्टानें। ये है अवसादी चट्टान जिसमें कई परतों का, जैसे कि आप कभी भी जैसे घर बनता है तो आपने देखा होगा, छोटे छोटे चट्टानों को देखा होगा कुछ ऐसे शेप में, ओके। और उसमें मैं थोड़ा इसमें कलर डाल देता हूं, जैसे कि आप ऐसे ऐसे कुछ डिजाइनिंग शेप में देखते हैं, एकदम चिकने आकार में वो रहता है। वो घिस कर ऐसा वो जो होता है वो पानी के उनके जो घर्षण होता है उसकी वजह से घिसकर उसमें एक चिकनाहट आ जाती है। ये तो अभी आपको खुरदरा दिख रहा है, एक्चुअल में खुरदरा ही होता है, लेकिन चूंकि उस पर मौसमी प्रभाव या भौतिक रासायनिक सब प्रभाव से पड़ रहे होते हैं तो उसका शेप जो है धीरे धीरे चेंज हो जाता है। उसमें आप साफ साफ एक लेयर को देख सकते हैं। कभी भी आपने खेला होगा, बचपन में भी खेला होगा, देखा होगा, हर जगह पड़ा रहता है ऐसे चट्टाने, तो वो अवसादी चट्टाने होते हैं। और उसी में कुछ होती हैं कायांतरित चट्टाने भी, जो कि तैयार होती हैं आग्नेय चट्टानों से और अवसादी चट्टानों से। ओके, अब मैं चलता हूं आग्नेय चट्टान के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए। कब आया, कैसे आया, इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, कैसे ये आज के इकोनॉमिक कंडीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके पूरी जानकारी में। आग्नेय चट्टान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक प्रकार का प्राथमिक या जनक चट्टान कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब मैं बताऊंगा आखिर में इसको जनक चट्टान क्यों बोला जाता है, क्यों पिता बोला जाता है हर चट्टान का। देखिए, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ओके, तो क्या था, हर जगह टेम्परेचर हाई था, वनस्पतियां थी नहीं, मैग्मा का एक पूरा जाल फैला हुआ था। बिग बैंग थ्योरी आपने सुना ही होगा, जिसमें पूरा एक चट्टान पूरी टूट करके एक छोटे छोटे चट्टानों में डिवाइड हो गया था। फिर उसमें कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हुई, तो एक रूप से कहा जाए तो पूरी पृथ्वी जो है आग का गोला थी। ओके, कुछ इस प्रकार ये दहक रहा था। लेकिन समय के साथ उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए। कई मौसमी घटनाएं, जैसे कि बरसात हुआ, फिर टेम्परेचर हाई लो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, फिर घटना शुरू हो गया, ऐसे ही क्रम चलता रहा। तो उस प्रकार जो मैग्मा कब होता है, मैग्मा जब कोई भी तरल पदार्थ जमीन के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब वो सरफेस को तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है, जिसे आप देख सकते हैं, वो लावा का रूप ले लेता है, फिर उसे लावा कहा जाता है। कभी लावा और मैग्मा में कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दोनों तो एक ही चीज है, एक ही जैसी उनकी क्रियाएं हैं, नहीं। मैग्मा जब वो जमीन के अंदर रहता है, उस पर जो टेम्परेचर और जो प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा होता है वो पूरा रहता है, और जब वही बाहर निकल आता है बस उसका एक प्रकार से नाम चेंजेस हो जाता है। तब क्या हुआ कि जो लावा निकला बाहर, या जो उसके अभ्यंतरिक चट्टानों में भी जो फंसा हुआ था, वो धीरे धीरे जो जमीन के अंदर ठंडा हुआ, वो धीरे धीरे, मतलब कि ऐसे कहेंगे ये सरफेस है और इसके अंदर कई छोटे छोटे खांचे होते हैं सरफेस के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि एकदम आप खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि एकदम ठोस है जमीन के अंदर, नहीं, उसमें भी पाइप नुमा कई छोटे छोटे खांचे होते हैं, जिसमें जब यही मैग्मा जमता रहता है, यहां पर जो जमने का प्रोसेस होता है वो जानते हैं बहुत ही स्लो होता है, और ऊपर जब यही निकल लावा हो जाता है तो इसमें बरसात की वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से वो जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाता है। इससे उसका आकार डिसाइड होता है, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा उसका। फिर यही मैग्मा जो होता है जब बाहर निकल करके या आंतरिक रूप से जब ये ठंडा हुआ, एक चट्टान का रूप लिया, तब सबसे पहले जो चट्टान निर्मित हुई थी वो थी आग्नेय चट्टान। इससे अभी तक, इससे पहले
ना अवसादी बन के आया है, ना रूपांतरित चट्टान बन के आई है, इसीलिए कहा गया है इसे आग्नेय चट्टान। अब इस इतना गर्म है, इतना लावे की तरह है, उसकी वजह से इसमें क्या क्या चेंजेस हुए उनको कभी रटना नहीं है। जैसे कि आप रटने बैठ जाएं कि क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, क्या इसमें खनिज तत्व पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, क्या सरकार या निजी फैक्ट्रियों के द्वारा क्या इसमें खनन का कार्य किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, उसका क्या रीजन है, ये सब आग्नेय चट्टानों की उसकी विशेषताओं में छुपा रहता है। ओके, इनकी जो क्वालिटी होता है, इनकी जो गुणवत्ता होता है, इनका जो विशेषताएं होती हैं, कैसे होती हैं, ये परत रहित होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको परतें नहीं देखने को मिलेंगी, एक ठोस इसमें देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, जीवाश्म रहित होता है। अब ये जीवाश्म रहित क्यों कहा गया है, और इसे रवेदार, इसकी रवेदार गुण की क्या क्वालिटी होती है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। जीवाश्म रहित, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और हर जगह हाई टेम्परेचर था, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी जल रही थी, मैग्मा एक जलता हुआ स्वरूप, और लावा वो भी एकदम गर्म, तो इसमें जो भी वनस्पतियां या जीव जंतु जो भी एक जीवाश्म का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे सारे तत्व जल गए अच्छे से, समझ रहे हैं। जलने के बाद चूंकि उनका कोई किसी भी प्रकार का विघटन नहीं किया हुआ, अगर विघटन होता तो कई हजार साल के बाद वहां पर आपको कोयला मिलता या वहां पर आपको क्रूड ऑयल मिलता। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी आग्नेय चट्टानों में देखने को नहीं मिलता है। आप समझ गए, क्योंकि इसका जो हाई टेम्परेचर था ये लगातार गर्म बना रहा, उसमें किसी भी प्रकार की वनस्पतियां या जीव जंतु पनप ही नहीं पाए, और उनका विघटन नहीं हुआ, उनका सड़न नहीं हुआ। और जब कोई चीज सड़ेगा नहीं तो वो किसी भी प्रकार का मेथेन गैस या अन्य ब्यूटेन प्रोपेन कुछ भी नहीं बना पाया, और उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक संरचना नहीं तैयार हो पाई। तो उसमें ना तो आपको आग्नेय चट्टानों में कभी भी कोयला, क्रूड ऑयल या जो भी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। पहला पॉइंट यूपीएससी के पर्पज से निकल के ये आ रहा है कि आग्नेय चट्टानों की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता इसमें सम्मिलित नहीं है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, या है तो कैसे है। तो उसमें एक गुण जैसे ये रख देगा कि क्या उसमें कोयला या वनस्पतियों का गुण पाया जाता है, पाई जाते हैं। या दूसरा पॉइंट उसमें रख देगा, क्या आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन करना आसान है। दूसरा पॉइंट ये रख देगा, उनकी जो आकार होता है, जो उनके रवे का आकार होता है, वो कैसा हो, मतलब कि क्या वो छोटा होता है या बड़ा होता है। ये 3 पॉइंट आपके पास निकल के आ जाएंगे। वो आप पर है, आप सोचेंगे कि कैसे कौन सा आंसर सही है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा, ताकि आप कभी उसको रट के जवाब ना दीजिए, जो भी हो समझ के दीजिए। अब देखिए, जीवाश्म रहित होता है, ये तो समझ गए ना अच्छे से कि क्या कैसे इसमें क्या क्या क्रियाएं थी, क्या विशेषताएं थी। एक सीक्वेंस में आप उसको लिखिएगा। चूंकि कैसे कि चूंकि आग्नेय चट्टानों के टेम्परेचर, जैसे कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, मैग्मा जो कि हाई टेम्परेचर पर था, उसमें किसी भी प्रकार की वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से किसी भी विघटन या सड़न या रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रिया नहीं हो पाई, और उसमें जीवाश्म का विकास नहीं हो पाया। तो ये थी आग्नेय चट्टानों की जीवाश्म रहित होने की विशेषता। रवेदार, ये उसके शीतलीकरण पर डिपेंड करता है। ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, शीतलीकरण की दर को रवे के आकार से विपरीत संबंध होता है। कैसे? अगर कोई चीज जल्दी ठंडी हो रही है, मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं, शीतलीकरण, एक मिनट,
ये देखिए, शीतलीकरण इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रवे के आकार से। अब जब कोई चट्टान जल्दी ठंडा होगा, ओके, तो उसके जो रवे का आकार होगा वो छोटा होगा। समझ गए? अगर कोई शीतलीकरण का प्रोसेस ज्यादा है तो उसका जो रवे का आकार होगा वो कैसा होगा? वो छोटा होगा। और वहीं जस्ट विपरीत, जब शीतलीकरण का प्रभाव जो है कम हुआ, तो रवे के आकार में क्या चेंजेस दिखाई पड़ेगा? वो बड़े बड़े शेप का बनेगा। समझ रहे हैं? इसमें छोटे शेप का बनेगा और इसमें बड़े बड़े शेप का बनेगा, जो भी चट्टान का स्वरूप होगा। तो इस प्रकार डिसाइड होता है रवेदार जो उसकी क्वालिटी होती है। अब चलते हैं, जो मैग्मा में जो सिलिका की मात्रा होती है उससे कैसे डिसाइड किया जाता है? उससे किसी भी मैग्मा की अम्लीयता को डिसाइड किया जाता है। किसको? अम्लीयता को डिसाइड किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो उसका गलनांक होता है इसको डिसाइड किया जाता है। मैग्मा का गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, कितनी दूर तक वो जा सकता है, कितनी पास में ही उसका खत्म हो जाएगा, मतलब ये सब पूरा, ये सब डिसाइड करता है सिलिका की मात्रा। और उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, ये भी डिपेंड करती है उसमें सिलिका की मात्रा पर। अब कैसे? मैग्मा में सिलिका की जो मात्रा होती है मैग्मा की अम्लीयता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और सेम वही चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलनांक के लिए भी होती है और मैग्मा के गाढ़ेपन के लिए भी होती है। अब सिलिका ज्यादा रहा तो अम्लीय नेचर को शो करेगा वो चट्टान, अगर कम हो गया तो किस नेचर का शो करेगा? तो वो कम होने पर क्षारीय नेचर को शो करने लगेगा, बेसिक नेचर को शो करने लगेगा। अगर वो एक लिमिटेड अनुपात में रहता है, परसेंटेज में रहता है सिलिका की मात्रा, तो उसमें कुछ मात्रा अम्लीय भी रहेगी, कुछ मात्रा क्षारीयता की भी रहेगी, जिसको आप पीएच के वैल्यू से डिसाइड करते हैं। ओके, कि 7 तक गया, 7 से कम, 7 से ज्यादा। कम होने पर अम्लीय नेचर को, ज्यादा होने पर क्षारीय नेचर को शो करने लग जाता है। और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट तथा उसका जो गाढ़ापन होता है, ये भी सिलिका की मात्रा पे ही डिपेंड करता है। ज्यादा हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, और वहीं पर अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हुआ तो उसका जो गाढ़ापन भी है वो ज्यादा रहेगा। उसका क्या असर पड़ेगा? उसका बहुत असर पड़ता है। कभी कभी जब ज्वालामुखी फटती है तो आप सुनते हैं कि बहुत बड़े तबाही में कुछ ज्वालामुखी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप में निकलते हैं और बहुत दूर तक वो तबाही मचाते हुए चले आते हैं, और कुछ नजदीकी स्तर तक ही तबाही मचा रहे होते हैं। ये जो होता है ये उसके गाढ़ेपन पर ही डिपेंड करता है, उसके सरफेस की मोटाई पर डिपेंड करता है, जहां से वो तोड़ता हुआ, फाड़ता हुआ बाहर निकलता है मैग्मा। मैग्मा एक पूरी तरीके से, ये जान लीजिए जैसे कि आपको कभी कभी किसी चीज से कैसे कहेंगे कि जैसे कि आप किसी चीज को अपने अंदर समाये हुए हैं और जब वो निकलेगा एक गुबार के रूप में बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? एक फुल गुस्से के रूप में निकलता है ना? तो वही पृथ्वी के साथ होता है। जब पृथ्वी अंदर से एकदम गर्म हो गई है, हाई टेम्परेचर पे है, प्रेशर उसका जैसे ही गिरा नीचे, तुरंत मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाई टेम्परेचर उसको गलन अवस्था में रखेगा, लेकिन हाई प्रेशर में अगर वो रहा तो वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा, वो एक रूप से गलन अवस्था में भी नहीं बन पाएगा सही से। तो उसका जैसे ही प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है वैसे ही वो बहुत ही तेज गति से ऊपर निकलेगा, और वही जब तेज गति से निकलता है तो उसमें पृथ्वी को फाड़ते हुए, ओके, मैंने आपको संपीड़न बल और तनाव मूलक बल के बारे में पढ़ाया था। संपीड़न बल क्या बताया था? आते हुए ऐसे समझ लीजिए दो गाड़ियां आ रही हैं सामने सामने से, संपीड़न कर रही हैं, वो समझ रहे हैं, और जब दूर जाती है तो उसमें क्या हो रहा होता है? तनाव मूलक बल वर्क कर रहा होता है। समझ गए ना? तो उसी प्रकार जब उसमें टेंशन फोर्स वर्क कर रहा होता है तब यही लो प्रेशर की वजह से मैग्मा उसमें आगे की ओर आता है और
जब उससे जो स्थलाकृति तैयार होती है, या तो ज्वालामुखी तैयार होगी और वहीं समुद्र के अंदर हुआ तो उसमें एक प्रकार के द्वीप का निर्माण होता है। तो ये जो गाढ़ापन होता है, ज्यादा गाढ़ा होने पर वो कम डिस्टेंस तक ही जा पाता है, लेकिन अगर वो पतला हुआ तो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता हुआ चलता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जान माल की हानि हो जाती है फिर लोगों को। ये भी आप सुने होंगे ज्वालामुखी। ये सब मैं ज्वालामुखी चैप्टर में विद डिटेल के साथ बताने वाला हूं। घनत्व, एक ये घनत्व भाई साहब हैं जो कि एकदम इसके अपोजिट में चल रहे होते हैं। जो डेंसिटी होती है वो अपोजिट में चल रही होती है। इनका ना तो अम्लीयता से लेना देना है, ना गलनांक से लेना है, ना गाढ़ापन से लेना है। ये अपना खुद का अलग घर बनाते हैं। वो कहते हैं डेंसिटी भाई साहब क्या कहते हैं कि जब सिलिका तुम ज्यादा हो जाओगे तो मैं कम हो जाऊंगा। ओके, ये होता है घनत्व का काम। और शीतलीकरण की दर, इसको तो मैंने अभी आपको यहां पर उसके आकार से जोड़ता हुआ बता ही दिया था। तो ये थी अग्नेय चट्टान की एक डिटेल के बारे में विद उसकी विशेषताओं के साथ। अब हम चलते हैं इस सिलिका की मात्रा के हिसाब से किन किन प्रकार के अग्नेय चट्टानों का आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से उसका निर्माण हो रहा होता है, क्योंकि मेंस में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? अग्नेय चट्टानों के अग्नेय चट्टानों के निर्माण को बताते हुए अभियांत्रिक और बाह्य अग्नेय चट्टानों के बारे में बताइए। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब जो ये अग्नेय चट्टानें होती हैं, इसमें क्या होता है, एक तो उत्पत्ति और रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानों का ये एक पॉइंट है, जिसमें ये क्या होता है ये तो आप जान ही गए होंगे ना, मैग्मा के जो सिलिका की मात्रा थी उसके बारे में। ये जो यहाँ पर ये बाह्य अग्नेय चट्टान लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये यहां पर होगा, वहां गलती से चला गया है, बाह्य अग्नेय चट्टान। ओके, यहां से इसको हटा दीजिएगा। तो मैग्मा में सिलिका की मात्रा उसके आधार पर कैसे, जब ज्यादा है, देखिए यहां पर 77% से अधिक होने पर सिलिका की मात्रा, किसी भी प्रकार का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होगा, वो एक एसिड नेचर को शो कर रहा होता है, एक अम्लीय नेचर को शो कर रहा होता है। लेकिन 55 से लेकर के 77% के बीच में अगर वो रहता है तो मध्यवर्ती, यानी कि एसिड नेचर को भी शो करेगा और बेसिक नेचर को भी शो करेगा। और वहीं जब 45% से लेकर के 55% के बीच में आता है तो उसका अम्लीय नेचर पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा और वो इंटर कर जाएगा किसमें, क्षारीय नेचर में, एक बेसिक नेचर में वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही 45% से नीचे जाएगा उसमें सिलिका की मात्रा, तो वो अत्यधिक क्षारीय नेचर को शो करना शुरू कर देगा। अब इसके आधार पर अभ्यंतरिक अग्नेय चट्टानें और बाह्य अग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभ्यंतरिक, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, क्या होता है अभ्यंतरिक अग्नेय चट्टानें। जब चट्टान का निर्माण, जब कोई मैग्मा सतह के नीचे ही जम जाता है, वो कितने प्रकार से होते हैं, वो किस प्रकार का होता है और उसके क्या क्या क्वालिटी होते हैं, कितने टाइप का होता है, ये सब मैं आपको स्थलाकृति में डिटेल से बताऊंगा। और जब वो बाहर निकल करके सरफेस पर जब वो जमता है तो उसे कहा जाता है, वो जो चट्टान बनकर तैयार होती है उसे बाह्य अग्नेय चट्टान कहा जाता है। सरफेस के नीचे
आयांत्रिक अग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है। और वही जब बाहर निकल करके जम रहा होता है, हाई उसका जो शीतलीकरण होता है वो तेज हो जाता है उस कंडीशन में। और जब नीचे जम रहा होता है तो शीतलीकरण क्या होता है, जब भाई इसको रखने की भी जरूरत नहीं, जमीन के अंदर हुआ तो ना तो उसमें बरसात का पानी गया, ना तो उसमें हवा कोई लग रही है ठंडी, तो भी वो कैसा होगा, वो धीरे ही धीरे तो ठंडा होगा कि नीचे से ही वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ऐसे समझिए ना, अगर वो ऊपर होता है तो मौसमी घटनाओं का चूंकि उस पर असर पड़ रहा है इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाता है। समझ गए। अब जैसे कि कोई, जैसे आप चाय पी रहे हैं, चाय को आप ढक के रख दीजिए बाकायदा, उसमें कुछ भी ना जा रहा हो, वो एकदम से सील्ड पैक्ड हो, तो क्या कहते हैं आप, क्या वो जल्दी ठंडा होगा या गर्म जल्दी होगा कि या देर से ठंडा होगा? जाहिर से बात है, आप एक स्टील के पॉट में जब उसे रखते हैं पूरा बकायदा वो सील्ड रहता है तो वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है, समझ रहे हैं। और वहीं जब आप उसको ओपनली रख देते हैं तो चूंकि हवाएं लग रही हैं, पंखा आपका चल रहा है, एसी चल रहा है, या कुछ भी, किसी का उसमें पसीना ही चू गया या बरसात का पानी आकर चू गया तो तुरंत ठंडा हो जाता है, समझ रहे हैं। तो वो चीज वही कुछ दिखाता है नेचर, अग्नेय चट्टाने। अब कैसे, जब अब ये जो आप देख रहे हैं उसके जो पार्ट देख रहे हैं, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रा, और ये नीचे जो छुपे हुए हैं ये भाई साहब हैं पेरिडोटाइट। ओके, वही बाह्य अग्नेय चट्टानों में कैसे निर्माण होता है उसका, रायोलाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट। इसमें आप अत्यधिक क्षारीय कंडीशन में किसी भी प्रकार का चट्टान नहीं देखेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रा और पेरिडोटाइट, ये सब उसके गहराई के हिसाब से डिक्लेयर किए गए हैं। ओके, मतलब कि हर एक सरफेस टू सरफेस वो कैसा है, क्या उसे बोला जाएगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो चेंज होती रहती हैं, इसीलिए उसको अलग अलग कंडीशन में दिखाया गया है। अब इसी को मैं इससे जोड़ते हुए, इतना समझ गए ना, अभियांत्रिक अग्नेय चट्टाने क्या होती हैं और बाह्य अग्नेय चट्टाने क्या होती हैं। अब अभियांत्रिक अग्नेय चट्टाने वो चट्टाने, अग्नेय चट्टाने जिसका शीतलीकरण सरफेस के अंदर हो रहा होता है और जिस पर किसी भी बाह्य क्रियाओं का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है, वो कहलाता है अभियांत्रिक अग्नेय चट्टाने। उससे जो चट्टान निर्मित होती है, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है बाह्य अग्नेय चट्टाने। ओके, समझ गए इतना। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जिसकी सिलिका की मात्रा 77% से ज्यादा होती है वो अम्लीय नेचर का शो कर रहा था, और ऐसे जो अभियांत्रिक चट्टाने होती हैं वो ग्रेनाइट नेचर की होती हैं। कैसे होती हैं, ग्रेनाइट, और वहीं जो सरफेस के ऊपर रहेगा वो रायोलाइट नेचर का वो अग्नेय चट्टान शो करता है। वहीं पर 55% से 77% की सिलिका की मात्रा वाला कोई भी चट्टान जो होता है वो अग्नेय चट्टानों में डायोराइट कहलाएगा, और वहीं पर बाह्य अग्नेय चट्टानों में उसे एंडेसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट 45 से 55% जो कि एक क्षारीय नेचर को शो कर रहा है वो गैब्रा होगा, और बेसाल्ट चट्टाने होती हैं। ओके, तो ग्रेनाइट चट्टान एक एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, रायोलाइट एक एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, डायोराइट, एंडेसाइट ये एक अम्लीय और क्षारीय दोनों का कॉम्बिनेशन को शो कर रहा होता है, और गैब्रा और बेसाल्ट जो होती हैं ये क्षारीय नेचर को शो करना शुरू कर देते हैं। और नीचे छुपे हुए ये भाई साहब पेरिडोटाइट जो होते हैं ये अत्यधिक क्षारीयता को शो कर रहे होते हैं। इसमें आप बाह्य अग्नेय चट्टानों में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अग्नेय चट्टाने ये है कुछ परिभाषा जिसको आप या तो नोट कर लीजिए, वही जो मैंने अभी आपको विद डिटेल के साथ समझाया था। क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के समय, एक मिनट, ज्वालामुखी क्रिया के समय, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गर्म गलित पदार्थ के शीतलीकरण के कारण अग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना का निर्माण होता है। पृथ्वी की अंदर की परतों में मैग्मा के शीतलीकरण से, याद रखिएगा अंदर की परतों में, ये पॉइंट दिखा है आपको, अंदर की परतों
में मैग्मा के शीतलीकरण से अभियांत्रिक अग्नेय चट्टान और सतह पर लावा के शीतलीकरण से, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैग्मा, यहां पर लावा लिखा है क्योंकि अब वो सतह पर जा चुका है। तो यहां पर लावा के शीतलीकरण के कारण बाह्य अग्नेय चट्टान का से निर्मित जो संरचना होती है उसका विकास होता है। इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे? सिंपल, आप जस्ट एक इमेजिन करिए। कैसे? मैं आपको इमेजिन करना सिखाता हूं। एक इमेजिन करिए कि ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है और ये यहां से फूट रहा है। फूटने से पहले ये कहीं एक पतली पाइप के जरिए कहीं यहीं से कहीं यहीं से फट गया होगा। तो यहां से मैग्मा बहुत ही फुल स्पीड में ऊपर की ओर आती है और वो ऊपर फटने के बाद जिसमें जलवाष्प भी निकलता है, छोटे छोटे कण भी निकलते हैं, उतने स्पीडली ये निकलते हैं कि सीधे इनका असर बादलों तक जाकर दिखाई पड़ता है। समझ रहे हैं? जिसका असर जो है मौसमी परिघटनाओं पर भी देखने को मिल जाता है। वो आपको पर्यावरण परिस्थिति में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से उसका असर पड़ता है। मौसम ठंडा क्यों हो जाता है, गर्म क्यों होने लगता है, उस दशा में बादल एकदम काले क्यों हो जाते हैं, वो सब। तो इसमें क्या होता है कि वही चीज बता रहा है कि आप जस्ट एक इमेजिन के लिए कि ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है और उसमें जो गर्म गलित पदार्थ है, ये जो गर्म गलित पदार्थ जो निकल रहा है, शीतलीकरण जब उसका होता है, अब वो बाहर निकल कर या तो शीतलीकरण हो रहा है या अंदर शीतलीकरण हो रहा है। अब उसमें जब अंदर की परतों में मैग्मा का शीतलीकरण हो रहा है, अगर अंदर की परतों में शीतलीकरण हो रहा है तो उसे आप अभ्यांतरिक चट्टान कहेंगे, और वहीं बाहर निकलकर जब उसका शीतलीकरण हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा बाह्य अग्नेय चट्टान कहा जाएगा। समझ गए इसको? तो इस प्रकार जस्ट आप एक इमेजिन करिए और इमेजिन करके आप ज्योग्राफी में अपने आंसर को लिखिए। रट के मत लिखिए, रटने से दिक्कत हो जाएगी। आप कुछ का कुछ लिखकर चले आएंगे। हर कोई चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होता ही है इसमें। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया था, अभ्यांतरिक अग्नेय चट्टान में शीतलीकरण की दर कम होती है। पॉइंट पे नोट करिएगा, शीतलीकरण की दर कम होती है। और मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था? शीतलीकरण की जो दर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जो रवे का आकार होता है। रवा वो खाने वाला रवा नहीं, जो सूजी रवा जो आप खाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं चट्टान की बात कर रहा हूं। ओके, तो जब शीतलीकरण की दर कम हो जाती है तो वही बड़े बड़े अग्नेय चट्टान बनकर तैयार होते हैं और ये बनता है सरफेस के नीचे बन रहा होता है। और चूंकि बाह्य अग्नेय चट्टानों में शीतलीकरण की दर उच्च होती है तो इसमें छोटे छोटे रवे के आकार के बनेंगे। ओके, नीचे वाला जो चट्टान दिखेगा बहुत ही कठोर, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत बड़े एरिया को कवर करता हुआ दिखेगा। दक्कन का पठार आप तो सुने ही होंगे। भारत में दक्कन का पठार एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता रहता है। हमारा प्रायद्वीपीय पठार भी इसी प्रकार ही तैयार हुआ है, अग्नेय चट्टानों से निर्मित है पूरा। और इनसे जो मिट्टी बनती है उसका भी जिक्र करूंगा, कैसे बेसाल्ट में चट्टान को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हो रहा, और भी कई मिट्टियों का उसमें कैसे निर्माण हो रहा है, उसका मैं मृदा के चैप्टर में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो ये समझ गए कि इनका जो आकार होता है नीचे कैसे होता है और बाहर निकलने पर छोटे छोटे रवे के रूप में क्यों होता है। ओके, अब शीतलीकरण की जो दर होती है रवे के आकार के विपरीत संबंध रखती है। तो ये थी अग्नेय चट्टान और उनकी कितने प्रकार के होते हैं, उनका आकार कैसे डिक्लेयर होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, या सिलिका की मात्रा का उन पर क्या असर पड़ता है, और उसके आधार पर कितनी प्रकार की अभ्यांतरिक अग्नेय चट्टान पाई जाती है और बाह्य अग्नेय चट्टान पाई जाती हैं। ये था पूरा डिटेल अग्नेय चट्टान के बारे में, जिस पर आप एक नोट बनाइए, उसको लिखिए, एक बार याद करिए, फिर बिना देखे लिखिए, और ये आपका बनकर तैयार होगा 150 से लेकर के 250 वर्ड का एक क्वेश्चन। और हां, इसमें कुछ डायग्राम ऐसे ही बनाते हुए चलिए, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी को इमेजिन कर पाना ऐसा है कि आप कहीं टहलने गए, जैसे कि आप किसी पर्वतीय इलाके पर टहलने गए और वहां पर आप मोबाइल ही लेकर बैठे हैं कि चलो मोबाइल में ही देख लेते हैं पर्वत कैसा होता है, बाहर कौन निकले, ठंड पड़ रहा है, तो कुछ वैसा ही होता है।
अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, उसको अपने कॉमन लाइफ में नहीं ला रहे हैं, तो फिर ज्योग्राफी पढ़ना छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सभी पारिस्थितिक चीजों पर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कौन सा है? अब अवसादी चट्टान, नाम से ही जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक। इसमें क्या क्या है? इसमें अनाच्छादन की क्रिया के तहत 4 चरणों में पूरा एक चट्टान तैयार होता है, अवसादी चट्टान। अब इस पर अगर आपसे कभी ऑब्जेक्टिव रूप में या मेंस के पर्पज से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे इसको आंसर लिखेंगे, वो है पूरा जानकारी इसमें अवसादी चट्टान के बारे में, और ये सब आपके सिलेबस में है। मैं सिलेबस का हर एक पॉइंट आपको कवर करता हुआ चलूंगा, समझ रहे हैं? अनाच्छादन की प्रक्रिया के तहत 4 चरणों में तैयार होता है अवसादी चट्टान। कौन कौन से चरण इसमें तैयार होते हैं? एक होता है प्रथम चरण, जिसमें अपक्षयण के द्वारा, अपक्षयण के द्वारा जो होता है, जिसमें आप मौसमी परिघटना हो गई, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, या भौतिक, रासायनिक, जैविक, सबका इसमें जिक्र किया गया है। तो अपक्षयण के द्वारा चट्टानी संरचना में एक असंगठन होना शुरू हो जाता है, यानी चट्टान जो होता है वो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? संगठन यानी कि एकदम बेजोड़ बना हुआ, कभी ना टूटने वाला, लेकिन जब वही असंगठित रूप में आ जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो कई पार्ट में टूटना शुरू हो जाता है। अब ये हमारा जैसा कि पूरा बॉडी है, ये भी कुछ इसी प्रकार ही होता है। इसमें भी जो गॉड ने बनाया है, जो एक स्टेबल प्रदान किया है, तो उसी वजह से हमारा पूरा एक एक स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा हुआ है। वरना तो ये ऐसे टूटे जैसे कि कोई विस्फोट होता है और आपका शरीर एकदम गायब। सही डायरेक्शन में अगर आपको देखना है तो जब परमाणु विस्फोट हुआ था, कहां पर? नागासाकी में और हिरोशिमा पर 2 बम गिराए गए थे, तो उसमें आपको जैसे कि दिखाया गया है, कहीं भी आप उसके वीडियो देख लीजिए, तो कितने चुटकियों में, कुछ सेकंड ही लगता है कि पूरा का पूरा शरीर जो है एकदम धुआं बन जाता है। समझ रहे हैं? वो पूरा संगठित जो होता है शरीर हमारा, हर एक एक पार्टिकल से एक एक तत्व कैसे जुड़े हुए हैं, वो एक झटके में ऐसे टूटते हैं कि आपकी हड्डियां तक भी वहां नजर नहीं आएंगी। जबकि जलने पर तो हड्डियां भी नजर आती, लेकिन उस समय कुछ भी नजर नहीं आएगा, सब कुछ अनस्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो अपक्षयण के द्वारा चट्टान की संरचना में जो असंगठित चट्टान होती है, उसमें टूटना शुरू हो जाता है, उसमें कटाव आना शुरू हो जाता है। फिर इंटर करता है वो द्वितीय चरण में, उसमें अपरदन के कारकों के द्वारा, कारक, इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है, या तो वो भौतिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक या जैविक या गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जैसे कि या तो बरसात बहुत तेजी से हो रही है, या तो हवाएं तेजी से चल रही हैं, या तो क्या कहा जाता है जीव जंतुओं की वजह से हो रहा है, या तो अपघटन की वजह से हो रहा है, या तो अपचयन, इन सब की वजह से हो रहा है। तो इन सब से, उन अपरदन कारकों के द्वारा जब, या तो भूमिगत जल की वजह से हो रहा है, ओके, जल, पवन, इन सब के वजह से अवसादों का जब स्थानांतरण होता है, यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे जस्ट इमेजिन करिए, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल बनकर टूट गए हैं। अब दूसरे चरण में क्या होता है? हवा का झोंका आया या तो नदियों की धाराएं आई, वो इसको बहा के ले जाएंगी, स्थानांतरित कर देंगे किसी और जगह पे, ओके, और फिर इनका कहीं ना कहीं निक्षेप होता रहेगा। कोई भी, जैसे कि नदी ऐसे होती है ना कुछ, तो यहां पर देखे होंगे कभी भी अगर आप अपने, अगर नदियों को सही डायरेक्शन देखे होंगे, तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है,
वो हमेशा कटान की तरफ रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है। और ये वाला पोर्शन जो रहता है, यहाँ पर गाद अवसाद ये सब जमा होता रहता है, यहीं पर निक्षेपण हो रहा होता है और इधर से कटान करता है, फिर वही कटान ला करके यहाँ पर इकट्ठा करता रहता है, फिर यहां से सॉरी यहां पे नहीं, यहां से कटान करके यहां पर इकट्ठा करेगा और फिर यहां पानी जो जाएगा फिर यहां से कटान करेगा और इस जगह पर इकट्ठा करेगा। तो इस प्रकार यहां पर टूटा हुआ जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो आगे बढ़े हैं, उनका स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण होने के बाद उनका अब निक्षेपण होना शुरू हुआ। अब कुछ उसका अगर 3D व्यू ऐसे दिखाया जाए तो ये सिंपल एक परत बनकर तैयार हुई है, ये एक परत तैयार होती है पहले, फिर कुछ समय बाद उसमें दूसरी परत आकर के मिल जाती है। ये क्रिया सतत चलती रहती है, या तो हवा की वजह से या तो जल की वजह से, वो डिपेंड करता है किसकी वजह से। फिर इस पर तीसरी परत आकर के जमती रहेगी। तो इस प्रकार तैयार होता है एक अवसादी चट्टान का। और इनका ये जो जमाव है, ये लगातार जमते रहते हैं और बहुत ही ठोस रूप ये ले लेते हैं। फिर आप अगर उसको तोड़ना भी चाहेंगे ना तो ऐसे जल्दी नहीं टूटता है, बाकायदा आप हथौड़ी लीजिए, ठोकिए तो मुश्किल से, अगर 2 खंड बट गए तो बट गए, वरना तो मुश्किल होता है, वो एक दरारें पड़ जाती हैं, चिटकन पड़ जाएंगी। लेकिन वो आप चाहेंगे यहां से तोड़ के दिखा दे तो नहीं टूटेगा। वो प्रोसेस होता है लिथिफिकेशन या सीमेंटेशन का प्रोसेस होता है। ओके, लिथिफिकेशन या सीमेंटेशन का प्रोसेस होता है कि एक सीमेंट की तरह जैसे कि घर बनता है तो उसमें क्या होता है कि सीमेंट लगाया यहां पर, फिर उसके ऊपर एक ईंटा रखा, फिर सीमेंट लगाया, फिर दूसरा ईंटा रखा, फिर सीमेंट लगाया, फिर तीसरा ईंटा रखा, इसी प्रकार कुछ तैयार करता। ये हमारा जो प्रकृति होता है ये भी एक मिस्त्री जैसा ही होता है, और ये जो चट्टान होता है वो खुद ढाल रहा होता है, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार अब मानव है तो ईट ईट लगाता हुआ चलेगा, प्रकृति क्या होता है, निक्षेपण करेगा, उसको जमा करेगा, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर जमा करेगा, तीसरा लेयर जमा करेगा, और इसी प्रकार तैयार हो जाता है एक मोटे लेयर किसका, अवसादी चट्टानों का। तो इस प्रकार अवसादी चट्टान 4 चरणों से बनकर निकलती है। अपक्षयण के द्वारा जिसमें उसके असंगठित पार्टिकल में टूट रहा होता है, फिर अपर्दन के द्वारा उसका स्थानांतरण हो रहा होता है, निक्षेपण के द्वारा एक जगह जमा हो रहा होता है, फिर लिथिफिकेशन और सीमेंटेशन के द्वारा उसमें मजबूती आ रही होती है, उसमें जमाव होता और भी स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ये था अवसादी चट्टान का एक पूरा निर्माण कैसे होता है, और इसका जो निर्माण हो रहा होता है ज्यादातर तो ये आप पानी के अंदर ही देखेंगे, पानी के अंदर इसका निर्माण होता है। ये चट्टानें, अब इनका विशेषता क्या होती है, बनने के बाद क्या होता है, ये संगठित चट्टान होती हैं, असंगठित भी हो सकती हैं, ढीली भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, समझ रहे हैं। ये आग्नेय चट्टानों की तरह एकदम गुस्से में नहीं बैठी रहती कि नहीं मैं नहीं टूटूंगा, कितना भी कोशिश करके देख लो। आग्नेय चट्टानों में मैं एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। आग्नेय चट्टानों में इनकी विशेषता में, इसमें अगर कोयला या कोई भी खनिज तत्व नहीं पाया जाता तो तब क्या पाया जाता, कुछ ना कुछ तो खनिज पाया जाता होगा। तो इसमें आपको जैसे कि सोना हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लौह तत्व हो गया, लौह अयस्क, ऐसे समथिंग और भी कई खनिज इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी भी प्रकार के जीवाश्म की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि आर्थिक दृष्टि से इनका तब क्या असर पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो आर्थिक दृष्टि से भी पूछ सकता है। और वो कैसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भारत में ज्यादातर खनिजों के जो उनका खनन का कार्य होता है वो पूर्वी या दक्षिणी हिस्से के, दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा होता है, या नॉर्थ और उत्तर, और जैसे कि ये भारत के इन इलाकों में पूर्वी और
थोड़ा सा ये दक्षिणी हिस्सा लिया हुआ और ये नॉर्थ का हिस्सा लिया हुआ, यहीं पर ही क्यों ज्यादा से ज्यादा खनन का कार्य होता है, मेन दक्षिणी इलाकों में क्यों नहीं होता है, जहां पर विशाल चट्टानें पाई जा रही होती हैं, एक प्रायद्वीपीय पठार का जो कि मेन हिस्सा होता है, वहां पर क्यों नहीं इसका कटान होता। खनिज तत्वों का सबसे ज्यादा भंडार तो वहां पर भी है बना हुआ, कर्नाटक लौह अयस्क का पूरा भंडार है वहां पर भरा हुआ, सोना चांदी सब कुछ तो वहां पर मिलता है। चांदी के लिए तो आपको राजस्थान में ही मिल जाएगा, चांदी हो गया, तांबा हो गया ये, और इसके अलावा और भी कई तत्व वहां पर मिलते हैं, लेकिन उनका जो दोहन है, उनका जो खनन है वो नहीं हो पाता है। वो क्यों? क्योंकि ये इतने कठोर होते हैं कि उनकी खुदाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, समझ रहे हैं। कर भी लिया तो मशीन टूट टाट के हाथ में आ जाएगा और साथ ही साथ खर्चा हो जाएगा सो अलग, समझ रहे हैं। तो उन खर्चों से बचने के लिए सरकार कहता है जहां हो सके वहां करो, बाकी को छोड़ दो, भले भंडार है तो है, क्या करें। जब कभी अत्याधुनिक चीजें आ जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, मशीनें अच्छी आ जाएंगी, तब हम बनाए इसकी खुदाई करेंगे, निकालेंगे फिर बैठ के। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो उधर हो गया झारखंड का इलाका हो गया, या बिहार का इलाका, उड़ीसा का हो गया, पश्चिम बंगाल का, छत्तीसगढ़ का, इन सब इलाकों में ज्यादा से ज्यादा खनन होता है। लेकिन इस इलाकों में यहां पर चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। तमिलनाडु, वहां के चट्टान बहुत कठोर होती है, वहां पर तो आप बोरिंग तक नहीं कर पाएंगे, इतना कठोर होता है। इसके लिए जो प्राकृतिक तरीके से वहां टैंक बन चुके हैं या बनाए जाते हैं छोटे छोटे, वहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, तो कहीं जाकर के उसके सिंचाई के काम में इस्तेमाल होगा, पीने के काम में इस्तेमाल होगा, समथिंग ऐसे इस्तेमाल होता रहता है। तो ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में था कि अग्नेय चट्टानों का आर्थिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, ये उसका पूरा डिटेल था। समझ रहे हैं? इतना समझ गए। और ये औषधि चट्टान का आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व होता है। जीवाश्म तो इसमें भर भर के मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं। और ये चूंकि पूरा कठोर भी नहीं होगा, ढीली भी रहेगी, असंगठित नेचर का भी रहेगा, तो आराम से इसमें खनन का कार्य, इसमें किसी भी प्रकार के दोहन का कार्य आराम से किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना आप समझ गए। देखिए, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, बाकायदा उसके क्वालिटी को समझते हुए उसके क्या पहलू हैं उसको जानने की कोशिश करिए, तब आप आंसर को सही तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी पहलू को समझने का 4 पॉइंट याद रखिएगा दिमाग में: सामाजिक, उसका सांस्कृतिक, उसका आर्थिक सॉरी, उसका राजनीतिक। इन 4 से 5 पॉइंट के जरिए आप पता लगा सकते हैं और पूरे का पूरा मेंस का आंसर आप लिख सकते हैं। बस जरूरी है आपके नॉलेज, कितना ज्यादा नॉलेज आप गेन कर चुके हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अब एक पॉइंट है बालुका, एक परतदार चट्टान होती है। बालुका एक नेचर होता है, इसे आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। जब इसका मेंस का लिखना हुआ तो आप एग्जाम्पल एक छोटा सा लिख सकते हैं, बालुका चट्टान एक परतदार चट्टान होती है। अगर इसको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये पूछा गया भी है ये कि बालुका, ये बहुत पहले ही पूछा जा चुका है, 1996 में ये क्वेश्चन आ चुका था, जो कि अब तो नहीं पूछेगा, अब तो करंट को ही लेकर पूछेगा, या तो एकदम बेसिक का कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मैंने बताया था 18 से 20 क्वेश्चन में वो अपना डिवाइड कर लेता है, फिर क्वेश्चन रखता है। कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं, कुछ उसमें जो सुर्खियों से जुड़े होते हैं वो कठिन बोल दिए जाते हैं, लेकिन वो भी कठिन नहीं होते हैं, बस समझने का एक नजरिया होता है। तो बालुका पत्थर एक जो परतदार चट्टान होती है, इसका निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया था, इसका निर्माण जल के अंदर ही होता है, जल के अंदर होता है, समझ रहे हैं। तो ये थी अग्नेय चट्टानों के बारे में। अब हम चलते हैं रूपांतरित एवं कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और जिसमें कि दोनों नाम उसी के हैं, रूपांतर हो रहा है या कायांतरित हो रहा है। अब इसका जो एक परिभाषा यहां पर दी गई है वो आप मेंशन कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में। जब विघटन की अनुपस्थिति में, क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा, इसको रटिएगा नहीं। जब विघटन की अनुपस्थिति में अत्यधिक, मेन पॉइंट, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, अत्यधिक ताप, ओके, और अत्यधिक दाब, हाई प्रेशर, इसमें
टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई चल रहा है के कारण चट्टान के रासायनिक संरचना में, जिसको आप स्टार में डाल दीजिए और इस पॉइंट को भी आप स्टार में डाल दीजिए, यही बनाता है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। और यही आप डायग्राम में मेंशन कर देंगे तो आपका एक प्यारा सा आंसर बन के निकल आएगा और आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। रासायनिक संरचना में अत्यधिक दाब के कारण चट्टान के रासायनिक संरचना में, इसमें उसका जो क्वालिटी है केमिकल, उसमें परिवर्तन के साथ साथ जब उसके फिजिकल क्वालिटी में भी विशेषताएं जो होती हैं, भौतिक विशेषताएं, उसमें भी जब परिवर्तन आना शुरू होता है तो उसे कहा जाता है, जो चट्टान बनकर तैयार होता है उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। समझ गए इसे? तो इसे रटने की जरूरत तो नहीं है, ये किसी भी प्रकार के विघटन से परे होता है, ये अपने को अलग ही रखता है और इसका जो निर्माण हो रहा होता है वो आग्नेय से भी होता है और अवसादी चट्टानों से भी हो रहा होता है। अब अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने कुछ सैलों, अब इन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से जो सैल होती है वो जब रूपांतरित होती है तो स्लेट में बदल जाती है, और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में हो जाता है, जिसका सबसे अच्छा जगह कौन सा है? मकराना चले जाइए, ओके, वहां पर आपको सबसे उच्च क्वालिटी का संगमरमर देखने को मिलेगा। बालुका पत्थर, इससे तैयार होता है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज के जो प्रोडक्ट देखे होंगे बनता है। चौक और डोलामाइट वो चेंज कर देता है, वो भी संगमरमर में ही रूपांतरित हो जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट ये भी क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा ये वो थे जो अवसादी चट्टानों से रूपांतरण हो रहे थे। अवसादी चट्टानों का जो रूपांतरण हो जाता है, ये सैल, चूना पत्थर, बालका पत्थर, चौक एवं डोलामाइट तथा कॉन्ग्लोमरेट, ये सभी क्या थे? ये सभी अवसादी चट्टानें होती हैं। अब इस पर कैसे क्वेश्चन वो पुट अप कर सकता है? इस पर एक तो विशेषता के साथ यूपीएससी इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अगर बनाएगा तो उस पर क्वेश्चन ये बनाएगा कि एक क्वालिटी रखेगा, अवसादी चट्टानों का निर्माण दिए गए विशेषताओं में से कौन सा सही है। फर्स्ट पॉइंट, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे बनता है, या दूसरा पॉइंट उसमें रख देगा कि सैल चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, या रख देगा सैल चूना पत्थर चौक डोलोमाइट एक कायांतरित चट्टान है। तो आप गेस करके आपको बताना होगा कि वो किस प्रकार का चट्टान होता है। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब क्वेश्चन जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैल, चूना पत्थर, बालुका पत्थर, चौक और डोलामाइट तथा कॉन्ग्लोमेरेट ये अवसादी होती हैं, और स्लेट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट ये क्या होती हैं? ये एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं, जिन्हें मेटामॉर्फिक रॉक भी कहा जाता है। इसके अलावा अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से भी सैलों का निर्माण होता है। उसमें कौन कौन से? ग्रेनाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस नेचर को शो कर रहा था, भूल गए इतनी जल्दी? इसमें बताया गया था कि ये एक प्रकार का एसिडिक नेचर का शो कर रहा था। और ये किस में आता था? आंतरिक में आता था या बाह्य में आता था? ये आता था आंतरिक अग्नेय चट्टानों के तहत आता था। तो ग्रेनाइट जो होता है वो नीश में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसाल्ट जो होता है जो कि बाह्य अग्नेय चट्टानों के तहत ये आता था, क्षारीय नेचर का शो कर रहा था, बेसिक नेचर का शो कर रहा था, ये शिष्ट में आता है। तो ये इस प्रकार, अब जैसे कि इसका अगर मेंस में लिखना हुआ तो कैसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा? वो सिंपल पूछेगा चट्टानों के बारे में आप क्या समझते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या किसी परिप्रेक्ष्य में वो पूछ लेगा कि कर्नाटक में इतने खनिज संसाधन होने के बावजूद भी वहां पर खनन का कार्य क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है, वो कुछ ऐसे पूछेगा। दूसरा, अग्नेय चट्टानों के क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का आर्थिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, और क्या खनन कार्य उसमें संपन्न हो सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो ये चट्टान पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये टॉपिक होता है, जिस पर लगातार बीच बीच में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फिर चाहे वो
विशेषताओं के जरिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या तो किसमें, मेंस में पूछ ले। अगर आप यूपीएससी के ये सब पॉइंट ध्यान से सुन लेंगे तो फिर कोई भी एग्जाम हो या कहीं भी आपको अपना नॉलेज दिखाना हुआ, कहीं डिबेट भी करना हुआ, कहीं कुछ आपसे कोई क्वेश्चन भी पुटअप कर ले या सिंपल पूछ ले कि यार यहां पर इतना ठंडा क्यों है, समझ रहे हैं, तो या यहाँ की चट्टान इतनी कठोर क्यों है, या यहाँ पर काली मिट्टी की क्यों बन रही है, तो वो सब आप पूरा जानकारी उसे दे सकते हैं। या तमिलनाडु गए, वहां पर यहाँ पर टैंक ही टैंक क्यों बनाए गए हैं पानी के लिए, ये प्राकृतिक चीजें यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर नलकूपों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्यों उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा नलकूपों का इस्तेमाल होता है। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके कॉमन लाइफ में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसका जवाब बिना डरे हुए, बिना हिचक के दे सकते हैं। अब ये था पूरे चट्टान का विवरण। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए ये सारे चट्टानों को बताऊंगा कैसे वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। कैसे, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं कुछ पॉइंट इसके सारे। ये आग्नेय चट्टान है, ये है अवसादी चट्टान, ये है रूपांतरित चट्टान, इसको आप अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा डायग्राम एक अच्छे नंबर की तरफ आपको ले जाता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, बिना एक अच्छे डायग्राम के, एक अच्छे इमेजिनेशन के आप ज्योग्राफी में एक गुड मार्क्स को जो होता है गेन नहीं कर सकते हैं। फिर आप यही कहेंगे कि इसका स्कोप कम होता जा रहा है, इसमें उतना नहीं नंबर आता है, फिर आप दूसरी तरफ भागेंगे, तो ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। जिसको समझिए पूरा, उसमें एक अच्छी अपनी पकड़ बना लीजिए। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इसमें आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान से जब वो रूपांतरित चट्टान में चेंज होना हुआ या अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान में चेंज होना हुआ, तो कौन सा मैंने उसकी मेन विशेषता आपको बताई थी, याद है कुछ? 2 पॉइंट मैंने सबसे अच्छा उसका बताया था। टेम्परेचर उसका, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो की हाई? यस करिए, लो बोला था कि हाई बोला था रूपांतरित चट्टान के लिए? हाई होना चाहिए, ओके। और अवसादी चट्टान के लिए भी सेम कंडीशन यहां पर, अवसादी चट्टान से जब वो रूपांतरित चट्टान में चेंज होगा तो भी टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी हाई होना चाहिए, तब जाकर के आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान बदलेगा रूपांतरित चट्टान में। नेक्स्ट, अगर अवसादी चट्टानों में बदलना हुआ तो फिर कैसे बदलेगा? अवसादी चट्टान में टेम्परेचर, इसमें क्या इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का जरूरत पड़ता है? नहीं, इसमें जो अपर्दन की क्रिया होती है, अवसाद जो होता है, उसका महत्व होता है। जब आग्नेय चट्टानें टूट रही होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, या रूपांतरित चट्टान बनने के बाद जब टूट रही होती हैं, तब उनसे तैयार होता है अवसादी चट्टान। और अगर मान लीजिए यही सब आग्नेय चट्टानों में कन्वर्ट होना हुआ तो फिर कैसे होंगी? तो वो कुछ इस प्रकार होंगी। उसके लिए टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए, लेकिन प्रेशर जो होता है वो कम होना चाहिए, तभी वो चेंज हो पाएंगी आग्नेय चट्टानों में। ये फ्लो चार्ट आप जरूर याद रखिएगा, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए
इसको समझ लीजिए अच्छे से, जैसा कि मैंने सभी कुछ इसमें विद डिटेल के साथ आपको मैंने बता दिया था। तो नोट कर लिया इसे अच्छे से। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान है ये। आग्नेय चट्टानों में जब टेम्परेचर या प्रेशर दोनों फुल हाई कंडीशन में पहुंच जाते हैं तब वो तैयार हो जाता है रूपांतरित में। और वहीं जब रूपांतरित अवसादी चट्टानों से जब टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाता है तो रूपांतरित चट्टान बनकर तैयार हो जाता है। अवसादी, अवसादी, अवसाद प्लस ई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि अवसाद बल मिल करके जमा होकर के तब बनता है अवसादी चट्टान। और आग्नेय चट्टान हुआ, आग्नेय चट्टान में टेम्परेचर तो हाई होगा क्योंकि हमें मैग्मा और लावा की जरूरत है, प्रेशर कम होता है, तब जाकर के तैयार होता है आग्नेय चट्टान। समझ गए ना? इसमें हाई लो क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इसका मैंने पूरा जानकारी आपको दे दिया है, कभी रटिएगा नहीं। अब चलते हैं प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट सिद्धांत के बारे में, जो कि जिस पर क्वेश्चन हमेशा बनता ही रहता है। समझ रहे हैं? अब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये जो होता है 3 सिद्धांत पर ये वर्क कर रहा होता है। कौन कौन से 3 सिद्धांत पर ये वर्क करता है? एक तो सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत होता है, ओके, एक होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होता है, और एक होता है पुरा चुंबकत्व का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें हर एक प्रोडक्ट की, जिसमें उसके क्वालिटी के हिसाब से उसके चुंबकीय गुण के आधार पर चेक किया जाता है। जैसे पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक पोल होता है नॉर्थ टू साउथ, समझ रहे हैं? तो उसके हिसाब से हर चट्टान का भी अपना एक पोल होता है, और जब उसमें विस्थापन होता रहता है तो उनके जो पोल होते हैं उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं उनका पूरा विवरण दिया गया है पूरा चुंबकत्व के अध्ययन में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इसमें क्या है, नाम से ही जाइए, महाद्वीप का जब विस्थापन होता है, जिसमें अभिसारी बल के बारे में आपसे पूरा डिटेल पूछा जाएगा, उसका पूरा जिक्र रहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत। सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, इसके लिए आप सीधे समुद्र में डुबकी लगा लीजिए, आपको पूरा वहां पर दिख जाएगा। वहां पर कुछ वेल बैठे रहेंगे, वो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे कि कैसे होता है सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, क्योंकि उसमें भ्रंश का पूरा क्रिया, कैसे वहां पर मैग्मा निकलती है, कैसे वहां पर कटकों का निर्माण होता है, उन कटकों का कैसे रूपांतरण हो रहा होता है, कैसे नई चट्टानों का वहां पर इस्तेमाल हो रहा होता है, ये पूरा जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो इन 3 सिद्धांत से तैयार होता है हमारा प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब इसको अगर समझाया जाए तो कैसे, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास थी जिसमें संरचना, इसलिए मैंने संरचना को पहले बताया था, और हमारे सिलेबस में भी संरचना को फर्स्ट पॉइंट पे ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने जैसे आपको डायग्राम बना के दिखाई दिया था क्रस्ट, मेटल और कोर के बारे में, जिसमें जो ऊपरी हिस्सा होता था ये स्थल मंडल होता था, ये दुर्बल मंडल होता था, और ये मध्य मंडल होता था, और ये केंद्र होता था, केंद्र मंडल होता था। ओके, ये डायग्राम जिसमें क्रस्ट, मेटल और कोर में उसे डिवाइड किया गया था। और इसमें जब स्थल मंडल, ये क्या होता है, जैसा कि एक और डायग्राम मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये क्रस्ट होता था, ये हिस्सा होता था मेंटल होता था, और ये होता था इनर और आउटर कोर। ओके, तो इसमें ध्यान से समझिएगा, क्रस्ट और मेटल, मेटल का थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिए आप यहां से, और पूरे क्रस्ट का जो हिस्सा होता है उससे तैयार होता है हमारा स्थल मंडल।
ओके। अब ये जो स्थल मंडल है, क्रस्ट और मेटल के निर्मित जो संरचना होती है वो स्थल मंडल कहलाता है, और ये जो पूरा फैला हुआ रहता है संरचना, इसे प्लेट बोला जाता है, स्थल मंडल प्लेट। अब ये स्थल मंडल प्लेट मेटल, ये जो हिस्सा होता है नीचे का, यहां इतना हिस्सा, यहां आपको मिलेगा दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल। जब स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर तैरता है या उस पर विस्थापित हो रहा होता है, तब जो क्रियाएं होती हैं, जो उसमें भूभौतिकी क्रियाएं जो हो रही होती हैं, उसमें भू भौतिकी जो क्रियाएं होती हैं, उसके फलस्वरूप तैयार होता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। समझ रहे हैं? ये पूरा होता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का एक स्वरूप, जिसका केवल एक वैज्ञानिक के द्वारा बिल्कुल भी नहीं उसका सिद्धांत को दिया गया है। इसमें कई वैज्ञानिकों का अपना खुद का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ ने ज्वालामुखी की क्रियाओं के द्वारा उसे समझा, कुछ ने भूकंप की क्रियाओं के द्वारा समझा, कुछ ने भगवान की क्रियाओं के द्वारा समझ लिया, कुछ ने अपनी ही क्रियाओं के द्वारा उसमें डाल दिया। तो कुछ का तो सही निकला, कुछ का गलत निकल गया। अब किसी ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, किसी ने पूर्वचुंबकत्व, किसी ने सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। तो इन तीन सिद्धांतों के आधार पर तैयार होता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और इसकी वजह से जो चीजें घटित होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या परिणाम निकल के आता है, या तो भूकंप आते हैं, या ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, या पर्वतीय संरचना का निर्माण होता है। वो डिपेंड करता है कि अपसारी में होगा या अबसारी में होगा। तो इतना आप समझ गए अच्छे से। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नोट्स भी इसका बना लीजिएगा। मैं आपको इसका एक डिफिनेशन के तौर पर बता देता हूं। स्थल मंडल के बृहद परत से निर्मित प्लेट, जैसा कि मैंने अभी आपको पुराने डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, पिछले डायग्राम में, स्थल मंडल का बृहद परत जो उसका होता है, उससे निर्मित जो प्लेट होती है, जब दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है। ओके, मैंने आपको दिखाया था ना कि स्थल मंडल की जो प्लेट है, जब दुर्बल मंडल के ऊपर जो है संचलन करती हैं, तब इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले भूभौतिकी घटनाएं, पृथ्वी की सतह पर होने वाले भूभौतिकी घटना के अध्ययन को, किसको? अध्ययन को प्लेट विवर्तन की कहा जाता है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिएगा। ये जब आप मेंस लिखेंगे या कभी आपसे क्या कहा जाता है, विशेषताओं के तौर पर इसको पूछा जाएगा, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। और विद डायग्राम के साथ आप इसको जरूर दिखाइएगा। प्लेट के एक दूसरे के सापेक्ष में अब संचलन कैसे, मतलब कि होता है, वो कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार के इसमें संचलन हो रहा है, किस प्रकार का इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा विवरण अब नीचे मिलेगा। अपसारी एक संचलन होता है, एक अभिसारी होता है, एक समानांतर होता है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल मूवमेंट। अब चलेंगे इसके पूरे जितना भी इसमें बता, मैप के साथ मैं मैप भी ड्रा करूंगा और बताऊंगा भी कि कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगा अपसारी संचलन, कहां पर आपको मिलेगा अपसारी और समानांतर संचलन। तो इतना नोट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का पूरा एक डायग्राम है, जिसमें आप देख रहे हैं नीचे से मैग्मा जो होता है, जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की वजह से ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, और चूंकि प्रेशर कम है ऊपर, ये कटान करता है, जो भ्रंश तल होता है वहां पर ये कटान करता है और कटकों का निर्माण करता है, और जो मैग्मा निकलता है ये पूरा फैल जाता है चारों तरफ। फैलने के बाद यही मैग्मा जो होता है ठंडा होता है, जो लावा होता है, निकलने के बाद तो लावा बन गया ना, फिर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद नई चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपको समुद्र के अंदर चूंकि नए नए प्रकार के निकल रहे हैं ये जो लावा होते हैं, और तुरंत वो ठंडे भी हो रहे हैं,
तो आपको रचनात्मक चट्टान भी देखने को मिलेगा। जैसे कि पूछ लेता है कि रचनात्मक चट्टान कहां पर आपको निर्मित होते हुए दिखेगा, क्योंकि उसमें लगातार ये क्रियाएं हो रही हैं, मैग्मा निकल रहा है, जम रहा है, फिर वो ठंडा हो रहा है, फिर निकल रहा है, और उसमें जो होता है प्रसार होता हुआ जा रहा है, इससे तैयार होता है। इसमें वही आपको जो मैंने दिखाया था सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, ये क्रिया वहीं पर वर्क करती है समुद्र के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से फिर तैयार होता है एक स्थलाकृति। और ये जो होता है ये अपसारी वाले में मैं अभी आपको पूरा इसको बताऊंगा, जिसमें घनत्व के आधार पर हाई घनत्व की जो चीजें होती हैं वो नीचे की ओर कैसे जा रही हैं, और किस प्रकार से वहां पर गर्त बन रहा है, किस प्रकार के पर्वतों का कैसे निर्माण हो रहा है, इसका पूरा डिटेल में आगे के पॉइंट में करता हूं। अब देखिए, अब सारी संचलन ये क्या होता है, पहले तो एक इसका इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए। अब सारी संचलन यानी कि इसमें आप तनाव मूलक बल को देखेंगे। क्या देखेंगे? तनाव मूलक बल। इसमें चट्टानें कुछ ऐसे जाते हुए दिखेंगी, ऐसे है, सरफेस है, ऐसे जाते हुए नजर आएंगे। अब सारी संचलन ये देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बीच में इसमें फैलाव हो रहा है। अब ये एक उसका फ्लो चार्ट के रूप में मैंने उसे बताया है। महासागरीय जो नित्तल होता है, महासागर का जो ये नित्तल होता है, उसका जो तली होता है, सरफेस जो सागर का होता है, वहां पर तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण जब प्लेट का अपसरण हो रहा होगा, वो दूर जा रहे होंगे। अब यहां पर देखिए, ये है उस पर ये टेंशन वर्क कर रहा होता है, तनाव मूलक बल वर्क कर रहा होता है। इसकी वजह से इसमें फैलाव देखने को मिलता है। तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया से, अब यहां पर भ्रंशन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी इस जगह पर, समझ रहे हैं? भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश की घाटी की चौड़ाई जो है क्या होगी? फैलना शुरू हो जाएगी। फिर इसमें ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और बीच में एक गड्ढा सा बनता हुआ चला जाएगा, एक भारी गड्ढा यहां पर निर्मित हो जाएगा। भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश की घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी, जो कि तीव्र गति से फिर कंपन करता हुआ चलेगा। और जब ये फैलेगा तो ये हीलेगा अच्छे से, और जब हीलेगा तो क्या होगा? भूकंप वहां पर जनरेट होगा। और यही भूकंप आपको सुनामी का जब मैं चैप्टर बताऊंगा तो उससे ये कोरिलेट होता है, कैसे कि भूकंप के जनरेट होने से कैसे धाराएं जो होती हैं ऊपर की ओर बहुत ही तीव्र गति से उठेंगी और फुल स्पीड में वो आगे की ओर आएंगी, और जितनी ही स्पीड में वो आगे के आएंगी अपनी धाराओं को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगी, और हाई ऊंचाई, मतलब कि बहुत ज्यादा वो ऊंचा रूप धारण कर लेती हैं। तो वो सब इंटरकनेक्ट होता है आप सारी संचलन के तहत ही, समझ रहे हैं? देखिए एक एक पॉइंट कैसे उसमें समझ होता है, कोरिलेट होता है। तीव्र गति से कंपन होने पर उसमें क्या होगा? भूकंप आने आ जाएगा। अब यहां से इस पॉइंट को लीजिए, चौड़ाई में जब वृद्धि हो रही होगी, भ्रंश की चौड़ाई में वृद्धि, तब ये तो एक उसमें से रीजन निकल गया। जाहिर सी बात है, कोई चीज जब टूटती है तो क्या होगा? वो हिलेगा कि नहीं हिलेगा? एकदम शांत खड़े रहेंगे इसे, वो हिलेगा, बहुत तेजी से हिलेगा। तो दाब की, अब इसमें क्या होगा? जब वृद्धि होगी, जब कोई चीज फैलेगी, अब जैसे कि ये इतनी मोटी परत थी, ओके, दिख रहा है ना, ये इतनी मोटी परत थी, अब ये फैली बहुत जोर से, तो ये बेचारा पतला हो गया, फिर और पतला हो गया। फिर एक कंडीशन ये आई कि यहां पर चटकन दरारन सब पड़ना यहां पर शुरू हो गया। फिर इसमें जो होता है कटान यहां पर बनना शुरू हो जाता है। अब चूंकि यहां पर कटान, यहां पर पतला, बहुत पतला लेयर हो जाएगा, फिर यहां से जो मैग्मा होगा, चूंकि प्रेशर अब कम हो गया है, तो बहुत तेजी से यहां पर फाड़ेगा, यहां तोड़ेगा इसको अच्छे से, और तोड़ने के बाद ये मैग्मा बाहर की ओर निकलेगा। अब देखिए, चौड़ाई में वृद्धि होने से दाब में कमी आने के बाद
पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट वही जो मैंने अग्नेय चट्टानों में मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि वो अत्यधिक बेसिक नेचर को शो कर रहा होता है। ओके, वही पेरिडोटाइट जो यहां पर नीचे होता है, ये फुल स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगा और यहां पर चूंकि इसका यहां पर टेम्परेचर तो हाई रहेगा ना, तो उससे इसका आंशिक गलन शुरू हो जाएगा। आंशिक गलन होने के बाद जब प्रेशर वहां पर कम पाएगा तो वो ऊपर उठना शुरू होगा, और ऊपर उठने के बाद जब वो फाड़ फूट के बाहर आएगा तो वो लावा का रूप लेते हुए पूरा उसका प्रसार हो रहा होता है। समझ रहे हैं, उसका पूरा प्रसार हो रहा होता है। इसमें फिर ज्वालामुखी की प्रक्रिया यहां पर जनरेट होगी। ये ज्वालामुखी ही तो करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज पहले तो समतल अवस्था में रही होगी, फिर कभी उसमें क्या क्या जाता है, लावा मैग्मा निकला, फैला, फिर जमा हुआ, फिर जमा हुआ, फिर जमा हुआ, फिर जमा हुआ। आज हजारों साल, करोड़ों साल, लाखों साल के बाद हमको वहां पर वो पहाड़ दिखता है। कभी ना कभी तो वहां पर भी तो विस्फोट होता रहा होगा, फिर वो लावा जमता रहा होगा, फिर और लेयर टू लेयर उसमें जमाव होता रहा, फिर वो किसका रूप लेता चला गया, एक पर्वत का रूप लेता चला गया। जहां पर आप टहलने घूमने जाते हैं, कभी आप लावा के ऊपर ना बैठ जाइएगा, नहीं तो ऐसा फटेगा कि आप सीधे ब्रह्मांड में नजर आएंगे फिर। तो देखिए, पेरिडोटाइट में आंशिक गलन से मैग्मा जो होता है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना के रूप में महासागरीय कटक का निर्माण कर रहा होता है। अब ये बेसाल्ट चट्टान का रूप लेता हुआ, अब इसके नेचर जो बेसिक नेचर होता है, जो उसके क्षारीयपन होता है, पीएच वैल्यू जो होती है, वो जो है थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं, और वो बेसिक, अत्यधिक बेसिक से बेसिक नेचर में वो शो करने लगेगा। तब क्यों, क्योंकि वो सब डिपेंड किस पे करता था, सिलिका पे डिपेंड कर रहा होता था। अब ये बेसाल्ट चट्टान के रूप में ये पूरा ऐसे फैलना शुरू कर देगा। फैलने के बाद यही चूंकि पानी से ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा सतह जो है पानी से भरा हुआ है, तो तुरंत ये यहां पर ठंडा होता रहेगा, और ठंडा होने के बाद वहां पर कटकों का निर्माण होगा, और जहां पर ये भ्रंश तल था वहां पर घाटी का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार तैयार होता है एक क्या, महासागरीय कटक का निर्माण होता है, जिसमें मेन वर्क किसका होता है, अपसारी संचलन। ये अपसारी संचलन का यहां पर निर्माण होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसे नोट भी कर लीजिए। हो गया। अब अपसारी संचलन वो क्या होता है, चलिए मैं अपसारी संचलन में आपको एक पूरा वो भी दिखा देता हूं मैप में, ये कहां कहां पर पाए जाते हैं। ये मैं बनाता हूं पहले तो एक, या इसको मैं अभी आपको जब वो पढ़ाऊंगा कि महाद्वीपीय महासागरीय किस प्रकार का उनका चट्टानों का निर्माण होता है, उसका पूरा जब विवरण दूंगा तो वहां पर, क्योंकि ये तो जस्ट एक सागर के रूप में ही हो जाता है, अंदर ही हो जाता है। ओके, वो आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिल जाएगा। या तो आप कभी भी अगर बनाना हुआ तो ऐसे एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये कौन सा डायग्राम है प्यारा सा, ये है यूएसए अमेरिका है, और यहां पर बना दीजिएगा ये पूरा, ये अफ्रीका हो गया, और यहां पर ये एस के आकार का ये डिवीजन होता है, यही अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगा। अपसारी संचलन एक कटान सा वहां पर देखने को मिलेगा, और सेम यही चीज आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में भी। अब अपसारी संचलन, इसमें क्या होता है, अपसारी संचलन में जो होता है, चट्टाने जो होती हैं दूर ना जाते हुए इसमें क्या होती हैं, पास आते हुए नजदीक आती हैं, एक दूसरे के नजदीक, और ऐसा भिड़ जाएंगे कि एक को फिर उसमें जो होता है डाउन हो जाना पड़ता है, और दूसरी चट्टान उस पर ऊपर हावी होने लग जाती है। तो ये प्रकृति का अपना एक नियम कानून है जो वो अपने तरीके से चला रहा होता है। वो कैसे, अब देखिए ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, महाद्वीपीय,
द्वीपीय टक्कर जब हो रहा होता है, इसको मैं बकायदा पूरा मैप के जरिए आपको दिखाऊंगा बनाते हुए। एक महाद्वीप टू महाद्वीप के टक्कर से किस प्रकार के निर्माण होता है, दूसरा महासागरीय और महासागरीय टक्कर से किस प्रकार तैयार होता है, कोई स्थलाकृति कोई भू आकृति कैसे तैयार होता है, एक महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर से किस किस चीजों का निर्माण हुआ है, उन सभी का जिक्र अब हम आगे के टॉपिक में करेंगे। नोट में ये चीज है, जैसे कि जो महाद्वीपीय प्लेट होता है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है महाद्वीपीय प्लेट। ओके, ये है महाद्वीपीय प्लेट। और ये वाला हिस्सा क्या होता है, महासागरीय। इसका क्या नेचर होता है, ये हल्का होता है, कम घनत्व का होता है, मोटा भी होता है, मुख्यतः ये ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ होता है। इसमें घनत्व को जरूर याद रखिएगा, वो उसके डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है, जो कि डिपेंड करता है मास और वॉल्यूम पर। समझ रहे हैं, तो उसके आधार पर ये डिक्लेयर होता है कि वो ऊपर चढ़ जाएगी या नीचे चली जाएगी। ओके, और वहीं पर जो महासागरीय प्लेट होता है, इसमें क्या होता है, ये भारी होता है, अधिक घनत्व का होता है, पतला होता है। ओके, बेसाल्ट चट्टान से ये निर्मित होता है, ये ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित था, और महासागरीय प्लेट जो होता है ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है। अब जो महासागरीय प्लेट होती है वो अधिक घनत्व की वजह से जो होता है नीचे की तरफ छेपित होना शुरू कर देती हैं, और जो ऊपर की महाद्वीपीय जो प्लेट होती है कम घनत्व की वजह से ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। अब इसके बीच में अगर यहां पर गाद कटाव या कुछ भी यहां पर इकट्ठा होता है तो उनके जमाव से तैयार होना शुरू हो जाता है पर्वत, या फिर यही जो महासागरीय प्लेट थी जब ये काफी गहराई में चली जाती है तब वहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्मा का वही निर्माण करती हैं, और फिर जब यही मैग्मा लो प्रेशर पाके फिर से ऊपर जाती है तो वही ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देती है। ओके, तो ये इस प्रकार तैयार होता है एक अपसारी प्लेट संचलन में। इसमें जो चट्टानें होती हैं वो एक दूसरे के नजदीक आती हुई रहती हैं, और जब नजदीक आएंगी तो ऐसे कुछ ना कुछ उसमें क्रियाएं होती हुई चली जाएंगी। ये कुछ डायग्राम उसमें बनता है। अब महाद्वीपीय टक्कर के बारे में मैं बताता हूं अब आपको पूरा डिटेल में। महाद्वीपीय टक्कर, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि एक डायग्राम मैं बना देता हूं। महाद्वीपीय टक्कर, इसमें क्या होता है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें, ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं, जैसे कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से इधर से आ रहा भारतीय प्लेट, इधर से आ रहा यूरेशियन प्लेट, और चूंकि भारतीय प्लेट की जो गति है वो बहुत ज्यादा है, ओके, इनका घनत्व ज्यादा तो नहीं है लेकिन उतना कम भी नहीं है, समझ रहे हैं, तो लेकिन इसका जो घनत्व होता है ये कम घनत्व का होता है, उनकी तुलना में थोड़ा सा ये भारतीय प्लेट ज्यादा घनत्व का होता है।
थोड़ा सा, ज्यादा नहीं इसमें अंतर आएगा। फिर क्या होता है, जब ये टकराती हैं तो भारतीय प्लेट जो है अंदर ही अंदर होता हुआ चला जा रहा है, और जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, लेकिन चूंकि इनका घनत्व तो उतना भी ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं। और जब ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे पॉइंट को, ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं तो वहां पर हाई टेम्परेचर इन्हें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये मैग्मा का निर्माण नहीं कर पाते हैं, वो पूरी तरीके से क्षेपित नहीं हो पाते हैं, और यहां पर कभी भी आपको ज्वालामुखी क्रिया देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए भारत या चाइना में इन सब जगहों पर ज्वालामुखी जो महाद्वीपीय प्लेट है, या आप जो भी उसके पड़ोसी देश है, वहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो उतनी गहराई में छेदित ही नहीं हो पा रही हैं। ज्यादा गहराई में जाए तभी तो उसमें गलन होगा, जब हो ही नहीं पा रही है तो कहां से वो फूटेंगी, कहां से निकलेंगी। तो जो बना है ये पर्वत पहाड़ जो आप देखते हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये सब टेथिस सागर के परिणामों का नतीजा है, तब जाकर बना है, और सादे जमा होकर के वहां पर बनी है। समझ रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का आप ज्वालामुखी फूटता हुआ नहीं देखेंगे। उसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वो निर्माण हुआ है। तो जब ये टकराती हैं तो सबसे पहले तो कैसे रहा होगा, पहले तो यहां पर एक टेथिस सागर रहा होगा, इसको यहां पर गाद के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसने। जब ये इकट्ठा हुआ, एक ये जो इधर वाली यूरेशियन प्लेट है, इसमें भी थोड़ा बहुत उचान शुरू हो गया, और यही उचान बनाता है ट्रांस हिमालय। और जो गाद यहां पर था, वो जब इकट्ठा होना शुरू हुआ एक दूसरे के ऊपर, तब तैयार हो जाता है हमारे हिमालय के सारे पार्ट। फिर चाहे वो बृहद हिमालय हुआ, चाहे वो मध्य हिमालय हुआ, फिर चाहे वो लघु हिमालय हुआ। जो ट्रांस हिमालय है वो उसके यूरेशियन प्लेट के दबाव की वजह से, जैसे आप कोई भी चीज जब दबाते हैं, जैसे कि ये दो चट्टानें हैं, ये दूसरे से टकराएंगी, और ये भारतीय प्लेट है, ये वाला भारतीय प्लेट है, और ये वाला जो होता है यूरेशियन प्लेट है। जब टकराएंगी तो ये यूरेशियन प्लेट है, ये थोड़ा सा तो बेंड होगा कि वो सीधे सीधे एकदम चलता हुआ चला जाएगा। जैसे ही वो टकराई वो थोड़ा सा बेंड हुआ, और यहां पर ये गाद इकट्ठा होना शुरू हुआ, और ये गाद ऐसे एकदम बढ़ना शुरू हो गया, और ये नीचे तक जाता रहा। जो चट्टान है वो नीचे तक जाता रहा, और गाद जो है, जो अब उस पर अवसाद है, वो ऊपर चढ़ता हुआ चला गया। तो इसीलिए बृहद हिमालय पर आपको सबसे बड़ी से बड़ी चोटियां देखने को मिलती हैं, और प्रेजेंट टाइम पर वो अभी भी बढ़ते हुए जा रही हैं। समझ रहे हैं, इसीलिए आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। एक समय हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी थी, 8,848 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे उसमें कितना चेंजेस हो चुका है, 0.86 का उसमें चेंजेस हो चुका है। ये 0.86 अपने आप तो बढ़ा नहीं होगा, ये धीरे धीरे अपना जो उसमें दबाव पड़ रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है अवसाद, वो धीरे धीरे उसको और ऊपर उठाता हुआ जा रहा है। इसीलिए हिमालय पर्वत की चोटी जो है वो आज भी ऊंचे होते हुए जा रही है। और ये क्रियाएं आज की नहीं है, ये हजारों सालों की क्रियाएं हैं, जो धीरे धीरे अपने समय के साथ, समय के अनुसार होते हुए चेंज हो रही हैं। तो ये होता है महाद्वीपीय टक्कर से, जिसका आपको जो डायग्राम देखने को मिलेगा, यहां पर आपको महाद्वीपीय टक्कर देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आपको महाद्वीपीय टक्कर का डायग्राम बनाना हुआ, तो वहां पर आप टेथिस सागर का जिक्र करते हुए भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट का एग्जाम्पल देते हुए पूरा विवरण प्रस्तुत करिएगा कि महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर के अंतर्गत अब सारी संचलन के द्वारा जब भारतीय प्लेट नीचे क्षेपित होते हुए चली गई, लेकिन चूंकि उसका घनत्व तो उतना भी ज्यादा नहीं था, इसलिए वो ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाई, और यूरेशियन प्लेट वो ऊपर उठती हुई चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर अवसादों का जमा होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और मैदानी भागों का फिर निर्माण होता हुआ चला गया।
तो ये जो होता है ये दो महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से निर्मित हुआ है। तो ये एग्जाम्पल के साथ था महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर। अब मैं आपको बताऊंगा महासागरीय महासागरीय टक्कर के बारे में। वो कैसे होता है? इसमें दो प्लेट जैसे कि महासागर में ही है, इसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं प्रशांत महासागर में। यहां पर आपको मिलेगा जापान। कौन मिलेगा यहां पर? जापान भाई साहब मिलेंगे, और वो बोलते हैं मेरे क्रिया में किसी भी प्रकार का महाद्वीप नहीं टकराया आकर के। जब दो महासागरीय प्लेटें आकर के टकराई तब कहीं जाकर मेरा निर्माण हुआ है। महासागरीय प्लेट जब टकराती हैं तब उसमें क्या होता है, जैसे कि दो महासागरीय प्लेटें आकर यहां पर टकरा रही हैं, और टकराने के बाद जो अधिक घनत्व वाला होगा वो नीचे होता हुआ चला जाएगा। ओके, और नीचे बहुत ज्यादा जाने के बाद वो मैग्मा का निर्माण किया और ऊपर उठना शुरू हो गया। ऊपर उठने के बाद महासागरीय महासागरीय प्लेट में एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, वहां पर कभी भी अवसादों का निर्माण की वजह से किसी भी स्थलाकृति का निर्माण नहीं हुआ है। वो सिर्फ हुआ है, आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट में हिमालय पर्वत वाला जो निर्माण हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा। कभी भी अवसादों का जो निर्माण हुआ है, अवसादों की जो है महासागर में, उसमें कई गहराई में चली आती है, उसमें नहीं तो आपको देखने को उतना डायरेक्ट मिलेगा। तो वहां पर जो जापान है, यहाँ पर फिलीपींस है, और यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे द्वीप समूह हैं, इन सब का निर्माण जो हुआ है वो महासागरीय महासागरीय टक्कर की वजह से हुआ है। तो ये विद एग्जाम्पल के साथ आप जरूर याद रखिएगा। जिसमें फिर वो गहराई में गई, गहराई में जाने के बाद मैग्मा का निर्माण करते हुए ऊपर की ओर लो प्रेशर के साथ ऊपर बढ़ी, और वहां पर जो लावा जुड़ता चला गया, जमता चला गया, वहां पर वही लावा फिर धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठना शुरू कर दिया। ये समुद्र की सतह है, और उनसे फिर वो धीरे धीरे वही लावा जो है ऊपर उठना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक हरी भरी वादियां बनकर तैयार हो गई, और इन्हीं द्वीप पर बनकर तैयार हो गया जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे द्वीप जो है यहां पर निर्मित होते चले गए। तो ये था महासागरीय महासागरीय, और इसीलिए ऐसे द्वीपों पर आपको सबसे खतरनाक, सबसे विस्फोटक, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। फिर चाहे वो फुजियामा ज्वालामुखी हो, चाहे फिर आप कोटोपैक्सी का इधर का भी चले जाइए आप, फिर आपको वहां पर भी इंडोनेशिया में कई ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। चूंकि इनके अंदर लगातार अभी भी मैग्मा का निर्माण हो रहा है, विस्फोट हो रहे हैं, इसलिए महाद्वीपीय महासागरीय महासागरीय टक्कर से निर्मित स्थलाकृतियों में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलता है। अब उससे भी ज्यादा ज्वालामुखी कहां देखने को मिलता है? महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर में। इसका क्या क्या एग्जाम्पल आप बताएंगे? इसमें क्या, पहले तो इसका जो विशेषता होती है वो जान लीजिए। इसमें जो मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था इस डायग्राम के जरिए कि एक था महाद्वीपीय प्लेट और एक था महासागरीय प्लेट, और वो किस प्रकार टकराई और किस प्रकार नीचे गई, किस प्रकार वो छेपित हुई, फिर मैग्मा का निर्माण हुआ, प्रेशर, तापमान, उनके विद कॉम्बिनेशन के साथ किस प्रकार वो ऊपर की ओर उठी, उनसे जो स्थलाकृति तैयार हुई, वो सब जानकारी मैंने अभी शुरू में दे दिया है। अब मैं ये बताऊंगा उनके द्वारा, उनके कुछ एग्जाम्पल क्या क्या उनसे निर्मित हुआ है। उसके लिए मैं आपको लेकर सीधे चलता हूं अमेरिका में। ये हिस्सा जानते हैं कौन सा है? याद तो होगा ही। ये है रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत। समझ रहे हैं? जो रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन के फलस्वरूप आपस में टकराने के कारण हुआ है। वो इतनी तेजी से टकराते हैं, मतलब हमको तो नहीं नजर आएंगे, आपस में धरती के अंदर वो इतनी तेजी से, उनकी गति भी तेज रहती है। जब वो टकरा रहे होते हैं तो फिर वहां पर वो धीरे धीरे वलन की क्रिया वहां पर स्टार्ट होने शुरू हो गई, और वही वलन की क्रिया का नतीजा हुआ कि सबसे लंबा
जो वहां पर मिलता ही आपको पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर रॉकी पर्वत श्रृंखला वहां पर देखने को मिलेगी, और इनकी इसीलिए लंबाई भी बहुत ज्यादा वहां पर है, हिमालय से भी लंबा है। ऊंचाई के मामले में तो भले हिमालय ने अपना पहला पायदान कायम कर रखा है, लेकिन लंबाई के मामले में आज भी जो है एंडीज और रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत उसमें पहले पायदान पर रखा है। तो इसका जो निर्माण हुआ है महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर की वजह से हुआ है। अब इनके जो टक्कर होता है उसके फलस्वरूप यहां पर एक तटकों का निर्माण हो जाता है, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, जिसमें आपको कौन कौन से मैरियाना ट्रेंच का जिक्र कर दीजिएगा, वो आपको प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर का ये वाले हिस्सों में और कुछ इधर के भी हिस्सों में आपको देखने को गर्त जो होता है वो देखने को मिलेगा। और सबसे गहरा, विश्व के बड़े से बड़े, गहरे से गहरे वहां पर गर्त आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी विद एग्जाम्पल के साथ, विद मैप के साथ अपसारी संचलन के बारे में, जिसमें आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा अपसारी संचलन के बारे में आप क्या समझते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्रियाविधि होती है, उदाहरण उसकी विशेषताओं को बताते हुए प्रस्तुत करिए। तो आप कैसे इसको लिखेंगे, पहले तो अपसारी संचलन के बारे में आप जिक्र करेंगे, समझ रहे हैं, उसके बाद आप महाद्वीपीय टक्कर और महासागरीय, इससे भी पहले आप पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन महाद्वीप और महासागर के बारे में बता दीजिएगा, उनके घनत्व के बारे में बता दीजिएगा, उनके मोटाई के बारे में बता दीजिएगा, ज्यादा लंबा ना जाइएगा, एक छोटी सी लाइन में ही उनको बता दीजिएगा। फिर बताइएगा अपसारी संचलन के बारे में कि अपसारी संचलन में चट्टानों का एक दूसरे की तरफ जो है विस्थापन हो रहा होता है, वो होता है अपसारी संचलन की विशेषता, जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है 3 तरह के टक्कर होते हैं। कौन कौन से, एक तो महाद्वीप आकर के उसमें टकरा रहे होते हैं, एक जो होता है महासागर और महाद्वीप आकर टकरा रहे होते हैं, और तीसरा जो होता है महासागर से महासागर आकर टकरा रहे होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा भारत का, यहां पर तैयार हिमालय पर्वतों का पूरा जिक्र कर दीजिएगा विद मैप के साथ। आप डायरेक्ट केवल मैप भी दिखा देंगे तो भी उसमें एक अच्छा आप पर असर जाएगा। महासागरीय में आप किसका लिख देंगे, यहां पर आप जापान का जिक्र कर दीजिएगा, फिलीपींस का जिक्र कर दीजिएगा, बाकी जो भी छोटे मोटे द्वीप हैं प्रशांत महासागर में फैले हुए, या यहां पर भी आप चले जाइएगा ये अमेरिका के पास इस जगह पे ट्रिनिडाद टोबैगो, ऐसे छोटे छोटे द्वीप वहां पर मिलते हैं, उनका भी निर्माण जो होता है इसी प्रकार से हुआ है। और महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर में इसमें आप पूरा डायग्राम बनाते हुए रॉकी एंडीज पर्वत को जिक्र कर दीजिएगा, समझ रहे हैं, वलन के क्रिया का कैसे उस पर असर पड़ा है, तो ये सब बता दीजिएगा। महाद्वीपीय में आप आल्पस पर्वत का भी जिक्र कर सकते हैं, हिमालय पर्वत का तो जिक्र करेंगे ही, तो ऐसे, या यहां पर फैला हुआ यूराल पर्वत का भी जिक्र कर दीजिएगा, यूराल पर्वत हो गया, आल्पस पर्वत, यहां पर एशिया में चले जाएगा आल्पस पर्वत मिलेगा, और हिमालय पर्वत, ये सब जो होता है ये महाद्वीपीय टक्कर में इसका जिक्र कर दीजिएगा। महाद्वीपीय और महासागरीय वाले टक्कर में इसमें आप रॉकी और एंडीज का जिक्र कर दीजिएगा, ओके, जो कि एकदम नजदीकी है। तो ये कुछ विद डायग्राम के साथ था महासागरीय संचलन के बारे में। अब हम चलते हैं समानांतर संचलन में, नाम पर जाइए, समानांतर संचलन, समान चलते हुए आपस में एक संचलन हो रहा है। अब उसमें कैसे, 2 चट्टान लीजिए और उनके बीच घसड़ दीजिए, मतलब कि घर्षण दे दीजिए, तो उससे, अच्छा आप 2 चट्टान अगर आप लेते हैं और उनके बीच जो होता है, जो घर्षण जनरेट होता है, तो क्या उसमें ज्वालामुखी क्रिएट हो जाएगा? क्या मजाक कर रहे हैं, उसमें भी ज्वालामुखी बन जाएगा? कैसे बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, उसमें बस आपको भूकंप के झटके महसूस होंगे, ज्वालामुखी बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब वो समानांतर घिस रहे होंगे तो कोई नीचे नहीं घुस जाएगा। और ज्वालामुखी तभी बन सकता है जब मैग्मा बन रहा होगा नीचे जाकर के, समझ रहे हैं। तो इसमें जो है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको क्षय होता हुआ, क्रस्ट का क्षय होता हुआ नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। समानांतर प्लेट सीमांत पर नए क्रस्ट का निर्माण या क्रस्ट का क्षय नहीं होने के कारण इसे संरक्षी प्लेट सीमांत भी कहते हैं, ओके। क्योंकि आप तो नए क्रस्ट कहां बनते हुए दिख रहे थे, बताइए,
महासागरीय सागर नित्तल सिद्धांत के तहत मैंने बताया था, महासागर के अंदर लगातार वो बनते हुए जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, और एक नए से नए चट्टान वहां पर बेसाल्टिक चट्टान बनता हुआ जा रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो वो खींच रहे हैं और ना ही पास आ रहे हैं, वो आपस में ही घर्षण किए पड़े हैं। तो वो होता है एक प्रकार का संरक्षित प्लेट संचलन, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। प्लेटों का एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में इसमें संचलन होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो इसे नोट कर लीजिएगा फिर बाद में, क्योंकि नोट करे रहेंगे तो रिवीजन कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे तो लिख पाएंगे, लिख पाएंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे, अच्छा नंबर पाएंगे तो आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे तो आप घर और अपना नाम रोशन कर पाएंगे, और साथ ही साथ हमारे विज्ञान धर्म का भी नाम रोशन कर पाएंगे। अब देखिए, आज यहां तक था पूरा प्लेट। इसमें भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, वो कौन सा है, सेंट एंड्रियॉन्स भ्रंश है। वो आपको ये अमेरिका है, यहां पर उसका थोड़ा सा कुबर निकल आया है, खाना नहीं खाया लग रहा है। यहां पर कैलिफोर्निया के पास आपको मिलेगा सेंट एंट्री यॉन्स भ्रंश जो है देखने को मिलेगा। ये जो है एग्जाम्पल है, ये समानांतर प्लेट संचलन का एग्जाम्पल है, उसको आप इसमें मेंशन जरूर करिएगा। तो यहां तक था पूरा प्लेट विवर्तन की संचलन के बारे में, जिसमें अलग अलग विचारकों के अपने अपने विचार थे। प्लेट विवर्तन की पर कैसे क्वेश्चन पूछता है, कब कैसे उसका निर्माण हुआ है, उसका क्या सिद्धांत था, उसका मैंने पूरा जिक्र कर दिया है। 3 सिद्धांतों का पूरा विवरण दे दीजिएगा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत के आधार पर, जो कि मैं अभी और भी डिटेल में पूरा चुंबकत्व के बारे में बता दूंगा, और साथ ही जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा वेगनर का सिद्धांत से इसका कनेक्शन कैसे है, उसका पूरा इसमें डिटेल है। और साथ ही साथ उस सिद्धांतों के द्वारा क्या इसको एक ही वैज्ञानिक ने दिया या कई लोगों का इसमें मिश्रण है। ओके, और जो ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होता है, उसके तहत प्लेटों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके तहत पूरे पृथ्वी को जो होता है, ये मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बना देता हूं जल्दी से। ये नीचे है अंटार्कटिका, ये डायग्राम एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। इसको 7 प्लेटों में डिवाइड किया गया है। एक ये जो हिस्सा आप पूरा देखते हैं, ये कहलाता है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ओके, ये नीचे आपको अफ्रीकन प्लेट मिलेगा। यहां पर छोटे छोटे द्वीपों को मिलाते हुए ये पूरा हिस्सा लेते हुए यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलेगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां पर मिलेगा। और ये अमेरिका का ऊपर और नीचे के हिस्से को मिला करके 2 प्लेटें अमेरिकन प्लेट यहां से निकल के आ जाएंगी। 2 प्लेटें निकलेंगी यहां पर, नॉर्थ और साउथ। कितना हो गया, यूरेशियन प्लेट 1 हो गया, अफ्रीकन 2 हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन 3 हो गया, अमेरिका से 2 प्लेटें निकल के आ गई हैं, तो 1 2 3 4 5। और ये नीचे है एक अंटार्कटिका प्लेट। है ना। और इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा इकलौता केवल एक महासागरीय प्लेट पाया जाता है, वो है प्रशांत महासागर प्लेट। इकलौता 7 प्लेटों में से 1 2 3 4 5 6 और 7, इकलौता प्रशांत महासागर प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है, और साथ ही साथ ये एक सागरीय प्लेट भी है। ओके, तो इसका भी डायग्राम बना लीजिएगा।
ये एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के तहत ही इसको डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन अगर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो कैसे, वो आपसे पूछेगा सिद्धांतों के बारे में क्या होता है, तो 3 सिद्धांतों का आप वहां पर जिक्र कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उसका पूरा विवरण के साथ पूछेगा, तो विवरण में आप पूरा बता दीजिएगा कि कैसे कैसे वहां पर किन किन के क्या विचार थे, कितने भागों में पूरा डिवाइड किया गया है, ये पूरा डायग्राम भी वहां पर बना दीजिएगा, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, और साथ ही साथ वहां के जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी या उसकी वजह से क्या क्या परिणाम निकल के आते हैं उसका जिक्र कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था भूकंप का और इस ज्वालामुखी का निर्माण, ये सब का जो निर्माण होता है इसका पूरा जिक्र वहां पर आप कर दीजिएगा। तो ये है कुछ ऐसे ही पॉइंट कि आप ध्यान रखिएगा। ये तो पूरा अभी तक जो चल रहा था पूरा मेंस टॉपिक लेते हुए यूपीएससी का चल रहे थे, जिसमें एक पूरा विस्तृत डिटेल था, लेकिन ये छोटे पॉइंट भी आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। कुछ जैसे कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भूगर्भ शास्त्री किसने किया था, टूजो विल्सन साहब के द्वारा किया गया था। और प्रशांत प्लेट विश्व का, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ी प्लेट है। इकलौता अमेरिका प्लेट और भारतीय प्लेट, ये एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। जब आप महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का जिक्र करेंगे तो वहां पर आप इसका जिक्र कर सकते हैं। और महाद्वीप तथा महासागर जो होता है ये प्रथम श्रेणी, प्रथम द्वितीय तृतीय उसमें बांटा गया है, जिसमें कुछ कुछ जैसे झील ये सब हो गए उनको द्वितीय श्रेणी में, और उससे छोटे जो होते हैं उनको तीसरी श्रेणी में रखा गया है। तो पर्वत और महाद्वीप जो होता है ये प्रथम श्रेणी में आते हैं। अब लास्ट प्रश्नोत्तर टाइम, बताइए। मैंने पूरा डिटेल आपको आज चट्टानों के बारे में बताया था, उस पर रिलेटेड ये प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आईएएस में आया था ये क्वेश्चन। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, परतदार चट्टान पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है। जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है, क्या यह सही है? दूसरा, परतदार चट्टान के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का, ध्यान दीजिएगा मैंने आपको इसका एक फ्लो चार्ट अच्छे से दिखाया था, पूर्व विद्यमान चट्टान का क्षरण क्या सम्मिलित होता है उसमें। तीसरा, परतदार चट्टानों में क्या जीवाश्म होते हैं, है ना, आया था ना पूरा डिटेल। परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से परतों, यहां पर परसों नहीं होगा, परतों होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, ये परतों में पाई जाती है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, इसको कमेंट के जरिए आप बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा समझा दिया था आपको। जितना ज्यादा हो सके कमेंट करिएगा। और इसी के साथ आज का ये जो क्लास है यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूं विज्ञान धर्म चैनल आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें मेरा भी एक सहयोग है ज्योग्राफी के क्षेत्र में। तो प्लीज कोई भी वीडियो इसमें मिस ना करिएगा, इसमें सभी टीचर्स का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और सबका अथक प्रयास इसमें सम्मिलित है। कोई भी अपने जो गलतियां हैं जो उसमें उन्होंने किया है, ये जो अभी तक कैसे आगे बढ़ना है, किसी को कैसे आगे ले जाना है, उस पर पूरा शोध करके इस चैनल को बनाया गया है कि कैसे हम एक बेस्ट यूपीएससी का स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आज के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।